हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? बढ़िया। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बढ़िया है, चलो जी, अच्छी बात है। आज मेरी तबीयत हो रही है खराब। हाँ जी, तो कल जो है 2 से 3 जो होएगा वो क्या होएगा, अपना पेपर डिस्कशन होएगा। ठीक है जी, 2 से 3 जो है अपन क्या करेंगे, पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। कल 2 से 3 जो है वो पेपर का क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे जो अपना पेपर हुआ था। ठीक है, बायो का। ठीक है, अब ये जो चैप्टर जो था इसमें एक टॉपिक रह रहा है और वो रह रहा है एंजाइम। और आप सोच रहे होंगे कि आज खत्म हो जाएगा। इतना मैं आपको आइडिया दे देता हूं, जिनको बस ये लग रहता है कि बस जल्दी से खत्म कर दो, जल्दी से खत्म कर दो, जल्दी से खत्म कर दो। ऐसे थोड़ा ना होता पढ़ाई, ऐसे थोड़ा ना होती जल्दी से खत्म कर दो। हमने जितना ये सब कुछ पढ़ा है ना, जितना ये सब कुछ पढ़ा है वो मान लो 50% है, और 50% अकेला कौन है, एंजाइम है। 50 तो नहीं, अगर ये 70% है तो 30% टॉपिक जो है वो अकेला कौन सा है, एंजाइम है। अकेला टॉपिक कौन सा है, एंजाइम है। ठीक है, तो एंजाइम हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो, बच्चों के साथ मैं झूठ बूट बोलता नहीं हूं, जो हकीकत है मैं पहले ही बता देता हूं। आज मैं प्रिपेयर करके ही नहीं आया हूं एंजाइम। बिल्कुल, मैं स्लाइड भी नहीं लेकर आया हूं, प्रिपेयर ही नहीं करके आया हूं एंजाइम। आज पढ़ाना था एंजाइम, मैंने आपको बोला था आज मैं एंजाइम पढ़ाऊंगा। ना मैं स्लाइड लेकर आ पाया, ना प्रिपेयर होकर आ पाया। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, एंजाइम के बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एंजाइम अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, मेरे घर में सबकी तबीयत खराब हुई पड़ी है। मेरी बेटी से लेकर, मेरी वाइफ से लेकर, और भी कई सारे रिश्तेदार है, सारे के सारे पड़े हुए हैं। मैं भी थोड़ा सा प्रकोप में आ ही रहा था, तो जबरदस्ती दवाई लेनी पड़ी कि भाई तबीयत ज्यादा खराब ना हो। नहीं तो आप लोग आज देख रहे होंगे कि आपके घर के आसपास या आपके घर में भी बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे, डेंगू जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, हालांकि डेंगू तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। चलो, तो एंजाइम्स जो है ये वाला टॉपिक अपन कल करेंगे। तो आज क्या करेंगे सर, अपना जो ये वाला टॉपिक रह गया था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो अपन कल कर रहे थे, जिसमें अपन एनसीईआरटी पढ़े थे, जो रह गया था उसको आज कंप्लीट कर लेते। ताकि देखो, ये भी करना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि ये भी एनसीईआरटी का जो बचा हुआ लाइन बाय लाइन है वो नहीं करना, करना तो वो भी है, करना तो वो भी है। अब वो हो सकता है बाद में करते, तो आज वो पहले कर लेते। बस इतना सा फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए, क्या आप में से किसी को कोई तकलीफ है? सर, एंजाइम और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पहली बात तो उनका नेचर का डिफरेंस हो सकता है। एंजाइम्स जो हैं वो मैक्सिमम एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं है। कुछ प्रोटीन है, कुछ लिपिड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ आपके याद करिए स्टेरॉइड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो नेचर का डिफरेंस हो गया। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन। सम आर प्रोटीन्स, सम आर लिपिड्स, सम आर स्टेरॉइड, सम आर अमीनो एसिड नेचर। अलग अलग प्रकृति है, पहली बात। दूसरा डिफरेंस, एंजाइम जो होता है वो किसी अभिक्रिया को, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी अभिक्रिया को क्या कर देते, तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, जो अभिकारक जो होता है उसको उत्पाद में बदल देते हैं। हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं किसी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे। हार्मोन जो है किसी संरचना को प्रेरित करते हैं, स्ट्रक्चर को प्रेरित करते हैं। जैसे याद करिए, एलएच और एफएसएच हार्मोन निकले थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकले थे। क्या वो किसी अभिक्रिया को संपन्न कर रहे थे, किसी रिएक्शन को संपन्न कर रहे थे? नहीं, वो तो एक स्ट्रक्चर को स्टिमुलेट कर रहे थे। किसी स्ट्रक्चर को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ बनाने के लिए, कुछ निकालने के लिए, कुछ बंद करने के लिए।
तो हार्मोन जो है किसी बॉडी के पार्ट पर काम कर रहे हैं और एंजाइम जो है वो किसी अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, मल्टीविटामिन क्या होते हैं बेटा? विटामिन होते हैं, मल्टीविटामिन नहीं। विटामिन जो होते हैं, जब हम एक कैप्सूल खाते हैं बोलते हैं हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं, तो उसमें कई सारे विटामिन होते हैं, उसको मल्टीविटामिन बोलते हैं। ठीक है जी। आइए ब्यूटी रॉय पढ़ते हैं बेटा इसको। तो बेटा हम लोगों ने यहां पर लाइन दर लाइन आसानी से चीज पढ़ी थी और कल तक हम लोगों ने यहां तक बातें कर ली थी। अगर आपको याद आ रहा हो कहां तक बात करी थी दोस्त, हम लोगों ने यहां तक बात कर ली थी, यहां तक लाइन बाय लाइन पढ़ ली थी। जो आपको टफ लगती है एनसीईआरटी, आई नो कि एनसीईआरटी की कुछ लाइनें टफ थी। कौन सी टफ थी बेटा? यहां पर जब आपने पढ़ा था, यहां पर ये वाला पेज जब आपने पढ़ा होगा तो मे भी आपको लाइनें समझ में ना आई हो, है ना, नहीं आई होंगी, यहां से कुछ लाइनें समझ में नहीं है। लेकिन कल का लेक्चर लेने के बाद क्या आपको यहां से यहां तक की चीज क्लियर हो गई थी? सर थायमिडीन आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है बेटा, थायमीन आरएनए में नहीं मिलता बेटा, थायमीन डीएनए में मिलता है। इसलिए मैंने बोला था कि प्लीज लेक्चर लेना जिसमें मैंने न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया है जो फ्राइडे को हुआ था। अगर आप वो लेक्चर नहीं लेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, खुद जरा सोचो, है ना। इसीलिए बोला था फ्राइडे का लेक्चर लो। सर रिपीट कर दो? नहीं बेटा, रिपीट नहीं होएगा। देखो आपको रिपीट करना है इस लेक्चर को, आप तो वापस से ले लेना, ठीक है अर्चिता, रिपीट नहीं होएगा। एक बार चीज पढ़ा दिया उसको बार बार वही चीज थोड़ी ना रिपीट करते रहेंगे, फिर तो ऐसे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बेटा। चलो जी, तो यहां तक की बातें हमने कर ली थी, यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी। आगे बढ़े? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और सुन लीजिए। वो एक चीज क्या है, एक हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, और वो मिस्टेक क्या हो गई थी, हमने एक जगह लिखा था फ्रक्टोज और एक जगह हमने पढ़ा था सुक्रोज। सुक्रोज जो था वो किससे बना हुआ था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना हुआ था। मैंने आपको यहां पर लिख दिया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर, याद आ रहा होगा आपको, लिख दिया था क्या? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक्चुअली वो फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जिसमें क्या पाया जा रहा है? आपका फ्रक्टोज पाया जा रहा है। तो फ्रक्टोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, शुगर सुक्रोज जो है जो चीनी में मिल रही है वो कैसी है? नॉन रिड्यूसिंग है, अनपचायक है। तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, हमने यहां पर लिख दिया था फ्रक्टोज नहीं, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर, और यहां तक की चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब इसके आगे की चीजें हम कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ते हैं। आइए, क्या ये वाले, अच्छा ये वाला बिंदु हम लोगों ने कल कर लिया था, प्राथमिक और द्वितीय उपापचय। जिन्होंने नहीं किया था मेरे साथ साथ नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीय उपापचय की बात करी थी, प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करी थी। कोफैक्टर जब आएगा तब बताऊंगा बेटा जी आपको। हाँ जी, रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे यौगिकों का विलगन पृथक्करण किया जाता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत, या हम बोलेंगे बायो में, यानी एक सजीव के अंदर, यानी एक बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री, यानी बायो और केमिस्ट्री दोनों को संज्ञान में लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लिविंग के अंदर से एक टिश्यू निकाला और उस टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या है? यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक भी हैं, अकार्बनिक यौगिक भी हैं। हमारा काम क्या है? उनको क्या करना? अलग करना। क्या करना? उनको अलग करना। आप में से कितने बच्चों को याद है कार्बनिक को दूसरे कार्बनिक से अलग करने के लिए हमने क्या किया था? जल्दी से कोई मेरे को आंसर बताएगा। कार्बनिक यौगिकों को अलग करने के लिए हमने क्या किया था? जल्दी से, क्या हमने जलाया था या हमने पेस्ट बनाकर, करदम बनाकर उसको निचोड़कर सेपरेट किया था? है ना, जलाया था ना प्रिया राठौड़, वेरी गुड।
बेटा कार्बनिक यौगिक को सेपरेट करने के लिए हमने कर्दम बनाया था, स्लरी बनाई थी, फिर उनको निचोड़ा था, फिर उसमें से जो अम्ल में घुलनशील थे वो अलग हो गए थे और जो नहीं घुले थे वो ऊपर रह गए थे धारित। तो धारित के अंदर क्या थे? कार्बनिक पदार्थ थे, और जो निसेंद हुआ था उसमें भी कार्बनिक पदार्थ थे, लेकिन जो निसेंद हुआ था उसमें कौन थे? आपके लघु अणु थे, और जो ऊपर रह गए थे वो क्या थे? वृत्त दीर्घ अणु थे। तो हमने कार्बनिक पदार्थों को इस प्रक्रिया से अलग किया था। बुद्धू, हमने जलाया किस लिए था? ताकि हम अकार्बनिक पदार्थों को ज्ञात कर सके। तो अकार्बनिक पदार्थों को ज्ञात करने के लिए हमने भस्म बनाई थी। याद रखा करो, भूल मत जाया करो। ठीक है, तो यहां पर जो चीज लिखी हुई है, पहली सी लाइन लिखी हुई है, भैया जीवों के अंदर हजारों छोटे मोटे बड़े क्या मिलते हैं? यौगिक मिलते हैं, और हम उनको क्या करते हैं? पृथक करते हैं। उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित किया जाता है। यानी उनकी संरचना जो होती है उसका हम पता लगाते हैं, उनके कार्यों का पता लगाते हैं, और उनको आर्टिफिशियली संश्लेषित करने की, यानी आर्टिफिशियल रूप से उनको बनाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉपर होंगे। आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है? ऑक्सीजन। जल्दी से मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है? ऑक्सीजन। बेटा बातें मत करो, बिल्कुल भी बातें मत करो, पूरा का पूरा यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पर फोकस करना। आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना हुआ है? ऑक्सीजन। सुना हुआ है? सभी ने सुना हुआ है? क्या होते हैं ऑक्सीजन? हार्मोन होते हैं। किस में मिलते हैं? मेरे अंदर मिलते हैं कि प्लांट्स के अंदर मिलते हैं? सिर्फ पादपों में हार्मोन मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर हार्मोन मिलते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। ऑक्सीजन क्या होता है? प्लांट हार्मोन होता है, यानी पादप के अंदर मिलने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन जो होते हैं, ये जो प्राकृतिक रूप से जो पादप के अंदर मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन मिलते हैं, उसके दो उदाहरण आप पढ़ेंगे बाद में। एक होता है IAA और एक होता है IBA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्या बोला मैंने? इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अभी फुल फॉर्म मत लिखना, जस्ट वर्ड सुनना और चीज समझने की कोशिश करना। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये कौन होते हैं? ये हमारे ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं जो नेचुरली प्लांट के अंदर मिलते हैं। अब हमने क्या किया? इनको एक्सट्रैक्ट किया, इनको अलग किया, इनको अलग करने के बाद इनकी संरचना निर्धारित करी, और साथ ही साथ इनको संश्लेषित करने की कोशिश करी, आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश करी। जब आर्टिफिशियली हमने इन ऑक्सीजन्स को बनाने की कोशिश करी तो हमने कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाए, जैसे 2,4-D, 2,4,5-T, NAA, IPA, ये कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। ये कौन से ऑक्सीजन होते हैं? ये कृत्रिम ऑक्सीजन होते हैं जो हम लोगों ने संश्लेषित किए, हम लोगों ने बनाए हैं। सर इनकी फुल फॉर्म अभी लिखनी है? अभी नहीं लिखनी है, ये बाद में आएगा तब वहां पर लिखेंगे। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड। ये क्या है? हमारे ये कृत्रिम ऑक्सीजन्स हैं जो हमने बनाए हैं। तो आई होप इतनी सी चीज सुनने के बाद आप इन लाइनों को कनेक्ट कर गए होंगे क्या, कि रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? हम जीवों के अंदर जितने भी यौगिक जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको अलग करते हैं, उनकी संरचना निर्धारित करते हैं और उनको आर्टिफिशियली बनाने की भी कोशिश करते हैं। चलिए जनाब, आगे क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी? आगे कहती है, यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। ठीक है जी, अगर हम एक टेबल बनाएं कि कौन कौन से हमारे अंदर कार्बनिक कंपाउंड मिलते हैं, तो उसमें अमीनो एसिड भी आएंगे, उसमें शर्करा भी आएगी और भी ढेर सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आगे कुछ कारणों से जिन्हें खंड 9.10 में दिया है को हम उपापचय कहते हैं। यानी वो कार्बनिक पदार्थ, वो कार्बनिक यौगिक जो हमारे अंदर किसी ना किसी अभिक्रिया में शामिल है, मेटाबॉलिज्म में शामिल है, उपापचय अभिक्रिया में शामिल है, उनको हमने क्या बोला है? उपापचयज बोला है। डन, क्लियर है? तो हमने कल यही पढ़ा था उपापचयज क्या होते हैं। चलें आगे। उपरोक्त सभी प्राणी, अब उपरोक्त सभी प्राणी मतलब
और सॉरी उपरोक्त सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति को जिन्हें चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। अब ये जो यौगिक है इनको चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है, यानी वो जो चित्र के अंदर ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, किस में दिखाई गई है? चित्र 9.1 में दिखाई गई है। ये देखो, ये रहा, ये चित्र 9.1 है। इसमें एडेनिन है, एडिनोसिन है, यूरिडिन है, पायरिमिडीन है, यूरोसिल है, और ये एडिनाइलिक अम्ल है। ये क्या थे? याद करिए, ये हमने पढ़े थे। ये नाइट्रोजन क्षार है, और इन्हीं नाइट्रोजन क्षार के साथ में अगर आप क्या जोड़ देते हैं? शर्करा जोड़ देते हैं। जैसे एडेनिन को आपने किसके साथ जोड़ दिया? सर, शर्करा के साथ जोड़ दिया। क्या बना दिया? एडिनोसिन बना दिया। आपने यूरासिल को जोड़ दिया किसके साथ में? राइबोज शर्करा के साथ में क्या बना दिया? यूरिडिन बना दिया। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये नाइट्रोजन क्षार है। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर आप फॉस्फेट जोड़ देंगे, यानी इसके साथ में आपने फॉस्फेट जोड़ दी या इसके साथ में आपने फॉस्फेट जोड़ दी, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो हमारा ये जो चित्र 9.1 जो है वो ये बता रहा है कि जीव ऊतक में पाए जाने वाले यौगिक, यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि अगर आप किसी प्राणी ऊतक में पता करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो हर एक प्राणी ऊतक के अंदर ये मिलेंगे। अब आप खुद सोचिए, हर एक प्राणी ऊतक के अंदर ये क्यों मिलेंगे? हां जी, जरा जल्दी से मुझे बताइए। सर, ये खंड 9.10 क्या लिखा हुआ है? बेटा, खंड 9.10 जो है वो कहां गया? कुछ कारणों से जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया है। 9.10 हेडिंग कहां है? 9.10 9.10 में ये बता रखा है आपका। क्या लिखा हुआ था 9.10? कुछ कारणों से जिन्हें 9.10 में दिया गया है को हम उपापचय कहते हैं। अरे यार, ये क्या था भैया आपका? ये उपापचय है। ये सारे के सारे ये क्या है? सारे के सारे उपापचय मेटाबोलाइट्स हैं, जिसमें आपके शर्करा भी आ जाएंगी, अमीनो अम्ल भी आ जाएंगे, लिपिड्स भी आ जाएंगे, ग्लिसरॉल भी आ जाएगा लिपिड का, और ये सारे के सारे क्या है? हमारे उपापचय है। तो ये उपापचय जो है ये दर्शाए गए हैं, ये चीज बोल दी है। ये क्या कहलाते हैं सही भैया? हमारे ये सारे क्या कहला रहे? उपापचय कहला रहे, मेटाबोलाइट्स कहला रहे हैं। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि ये जो श्रेणी जो दी गई थी, ये जो चीजें बताई गई हैं, इनमें से पर्टिकुलरली इनमें से कुछ यौगिक जो है हमने यहां पर डिटेल में समझाने की कोशिश करी। कौन सी? जैसे हमने यहां पर नाइट्रोजन क्षार दिखाए, उनको शर्करा के साथ जोड़ा, न्यूक्लियोसाइड बनाया, और फिर फॉस्फेट के साथ जोड़ा तो न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब आप मुझे बताइए, इस चित्र में आपको कोई गलती दिखाई दे रही है? कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है? इस चित्र में कोई गलती दिखाई दे रही है? कोई गलती यहां पर, कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है जो आपको लगता है कि हां सर यहां पर कोई मिस्टेक है? क्या मिस्टेक होनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया जनाब, आपने यहां पर नाइट्रोजन क्षार को शर्करा के साथ जोड़ा, तो क्या यहां पर न्यूक्लियोटाइड बनेगा कि न्यूक्लियोसाइड बनेगा? सर ये है मिस्टेक, और ये आप इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में देख सकते हैं, वहां सही दिया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड तो ये है ना, जब आप नाइट्रोजन क्षार और जब शर्करा को जोड़ते तो ये न्यूक्लियोसाइड बनता है, और फॉस्फेट को जोड़ते तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इसको न्यूक्लियोसाइड्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको न्यूक्लियोसाइड करेंगे। इसको प्लीज सही करेंगे। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड है, इसको सही कर दीजिएगा। यहां पर न्यूक्लियोसाइड होगा और ये न्यूक्लियोटाइड होगा। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो वो बालक जो कह रहा था सर ये 9.10 क्या है, ये उपापचय हैं, जिनमें से हमने उपापचय इन दोनों को दिखाया किसके साथ जोड़ते हुए? नाइट्रोजन क्षार के साथ जोड़ते हुए न्यूक्लियोसाइड बनाया, और फॉस्फेट जोड़ दी तो न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब ये चीज लिखी हुई है कि हर एक प्राणी ऊतक में ये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्यों मिलेंगे? जरा इमेजिन करो, ये बोल रखा है कि हर एक प्राणी ऊतक के अंदर ये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक जीव के अंदर डीएनए और आरएनए मिलता है। याद रखना, हर एक जीव के अंदर डीएनए
और आरएनए मिलता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर सिर्फ डीएनए मिले और आरएनए ना मिले। क्यों? क्योंकि डीएनए आगे चलकर इंफॉर्मेशन, डीएनए के पास क्या है? सूचनाएं हैं। क्या बनाने की? प्रोटीन बनाने की। वो प्रोटीन कैसे बनाएगा? पहले डीएनए जो है वो आरएनए में बदलेगा, फिर वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो हर एक जीव के अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन होएगा? डीएनए। लेकिन वो डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। यानी हर एक जीव के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। अब जरा इमेजिन करो, ये आरएनए के अंदर मिलेंगे? हाँ सर। अब जब हर एक जीव में डीएनए मिलेगा तो डीएनए आरएनए बनाएगा, और आरएनए बनाएगा तो क्या हर एक जीव के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ सर मिलेंगे। प्रोटीन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन डीएनए और आरएनए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। डन। तो ये चीज सिंपल तरीके से समझ में आ गई है कि उपापचय दर्शाए हुए हैं, और ये जो उपापचय जो है हर एक व्यक्ति के अंदर मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन्हें प्राथमिक उपापचय कहते हैं, जिनके जो प्राणियों के अंदर मिल रहे हैं, जिनके कार्य ज्ञात है, जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक उपापचय बोल रहे हैं। चलिए आगे। जब कोई प्लांट, पादप, कवक यानी फंजाई और सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो उसे इन प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त हजारों यौगिक भी पाए जाते हैं। अब इधर देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। प्राथमिक उपापचय के साथ द्वितीय उपापचय उपरोक्त में से किस में पाए जाते हैं? सुनिएगा मेरी बात। अरे रुक जाओ मेरे भाई, 9.2 खंड भी देख लेंगे, पहले ये देख लो मेरे भाई, जरा ध्यान से सुन लो जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा प्राथमिक उपापचय के साथ, यह सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, उपरोक्त में से किसमें द्वितीय उपापचय मिलेंगे? सोचो। 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें से एक में लिख दिया पादप, एक में लिख दिया कवक, एक में लिख दिया सूक्ष्म जीव, और एक में लिख दिया वायरस। पादप हो गया, कवक हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, और लिख दिया जंतु। जंतु क्या लिख दिया? जंतु लिख दिया, प्राणी लिख दिया। अब इमेजिन करो, हमारी एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि प्लांट के अंदर, फंजाइज के अंदर, सूक्ष्म जीवों के अंदर प्राणी कहीं लिखा हुआ है? क्या प्राणी लिखा हुआ है? क्या प्राणी कहीं लिखा हुआ है? प्राणी कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यानी द्वितीय उपापचय जो है वो केवल किसमें मिल रहे हैं? 3 वर्ड याद रखने। किसमें? प्लांट्स में, कवक में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों में पाए जा रहे हैं। अब सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत हमारा मुनीरा जगत भी आ जाता है, जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, प्रोटिस्टा जगत भी आ जाता है, जिसमें एकल कोशिकीय जीव भी होते हैं, और उसके बाद में क्या आता है सर? कवक जवक आता है। कवक लिखा हुआ है, पादप लिखा हुआ है, प्राणी नहीं लिखा हुआ। तो कुल मिलाकर प्राणियों को छोड़कर बाकी इनमें प्राथमिक उपापचय के साथ साथ कुछ और मेटाबोलाइट भी मिल रहे हैं, कुछ और ऐसे केमिकल्स मिल रहे हैं जो क्या कहला रहे हैं? द्वितीय उपापचय कहला रहे हैं। जैसे एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले, ये सारे क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपापचय कहलाते हैं। ये लिस्ट सीधा सीधा याद रखनी है, भूलना नहीं है। ये तालिका में दे रखा था। प्राथमिक उपापचय ज्ञात कार्य करते हैं, यही बताया था। प्राथमिक उपापचय वो हैं जिनका कार्य ज्ञात है, जो एक डेफिनेट फंक्शन करते हैं, और सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात है। यानी हमें पता है कि प्राथमिक उपापचय जो होते हैं उनकी क्या भूमिका है एक कार्य के अंदर, क्या भूमिका है, क्या उसका फंक्शन है एक प्रोसेस के अंदर, उसकी क्या रोल है, ये हमें पता है। किसके बारे में? प्राथमिक उपापचय के बारे में। यही हमने पढ़ा था कल। नेक्स्ट, किंतु हम इस समय सभी द्वितीय उपापचयों की जिन प्राणियों में पाए जाते हैं उनमें भूमिका या कार्य नहीं जानते हैं। क्या? इस टाइम पर प्रेजेंटली हम वो उपापचय पदार्थ जो पर्टिकुलरली प्राणियों में पाए जाते हैं, लिंक करना है कैसे? अब आप बोलेंगे सर बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, इधर बोल रहा है पादप, कवक, सूक्ष्म जीव। मैंने कहा इनमें क्या पाए जा रहे हैं सर? उपापचय पदार्थ पाए जा रहे हैं। कौन से? द्वितीय उपापचय पदार्थ पाए जा रहे हैं। मैंने कहा
प्राणियों में कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन आगे लिखा हुआ प्राणियों में पाए जाते। बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा? हो रहा है ना, हो रहा है ना, कंफ्यूज हो गए ना? अब इधर देखना, मैंने बोला मैं एनिमल हूं, आप भी एनिमल हैं, हम प्राणी हैं, हमारे अंदर प्राथमिक उपापचय भी है, द्वितीय उपापचय भी है, लेकिन द्वितीय उपापचय के हमें कार्य ज्ञात नहीं है, हमें फंक्शन पता नहीं है, हमें उनकी भूमिका पता नहीं है, हमारे अंदर क्या कार्य कर रहे कुछ नहीं पता हमारे अंदर। लेकिन जो पादप, कवक और सूक्ष्म जीव से मिल रहे हैं द्वितीय उपापचय, उनकी भूमिका थोड़ी बहुत की, सबकी नहीं, थोड़ी बहुत की हमें पता है। जबकि इनमें से बहुत सारे जैसे रबड़, औषधि और वर्णक जो हैं, ये हमारे कल्याण के लिए उपयोगी होते, हम इनको उपयोग में ले रहे हैं। द्वितीय उपापचयों का पारिस्थितिकी महत्व है। कुछ द्वितीय उपापचय जो होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो आप बाद में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, आप यहां पर पढ़ेंगे कॉन्केलवेलिन ए पढ़ेंगे, आप कैरोटीनॉइड्स पढ़ेंगे, एंथोसाइनिन पढ़ेंगे, आप मॉर्फिन पढ़ेंगे, ये अल्केलॉइड्स पढ़ेंगे, ठीक है, विनब्लास्टिन पढ़ेंगे, सेल्यूलोज हमने देखा है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको हम आगे चलकर आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वाली लाइन समझ में आई होगी कि प्राथमिक उपापचय वो हैं जिनके कार्य ज्ञात हैं, प्राथमिक उपापचय वो हैं जो एक डेफिनेट कार्य में उनकी कोई भूमिका है, वो है प्राथमिक उपापचय। द्वितीय उपापचय वो हैं जिनकी भूमिका या कार्य नहीं जानते। सीधा सीधा याद रखना, द्वितीय उपापचयों की भूमिका या कार्य नहीं जानते, उनके फंक्शंस हमें नहीं पता हैं। कौन से? जो प्राणियों में पाए जाते हैं, जो प्राणियों में पाए जा रहे हैं, उनके कार्य, उनके फंक्शंस हमें नहीं पता हैं। बाकी इनसे जो मिल रहे थे द्वितीय उपापचय, उनको हम मानव कल्याण के लिए यूज में ले रहे हैं, अपने यूज में लिए ले रहे हैं, या पारिस्थितिकी यूज में आ रहे हैं। यानी हमारे जो है कहीं ना कहीं इनको हम क्या कर रहे हैं? यूज में ले रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से यूज में ले रहे हैं हम इनको। अब हो सकता है हम आर्टिफिशियल वर्णक बनाकर उसको यूज में ले लें, हो सकता है हम दवाइयों के रूप में यूज में ले लें, हो सकता है हम उसको तेल जो होते हैं, जैसे लेमन ग्रास जो होता है, वो एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसको हम सेंट के रूप में यूज में ले लेते हैं, टॉक्सिन्स को यूज में लेते हैं, किसके लिए? रोगाणुओं से बचने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यूज में लेते हैं, जिनमें से कुछ के कार्य हम बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये चीज समझ में आ गई कि द्वितीय उपापचय किसमें पाए जा रहे हैं? इन तीन में पाए जाते हैं, ठीक है। प्राणियों में जो पाए जाते हैं उनका कार्य ज्ञात नहीं है हमें। जो इनसे मिल रहे हैं, इनसे जो मिल रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए या पारिस्थितिकी में उनका महत्व होता है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये चीज याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। असली चैप्टर यहां, मतलब असली तो क्या, सारा चैप्टर ही असली है, जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं लाइनें। आगे बढ़े दोस्त, यहां तक की बात ऑल राइट। चलो मेरे को 1 सेकंड दो, 1 सेकंड बस। मैं एक बार वो लिस्ट एक बार पूछ लूं, अगर मेरे को दे देते हैं तो दिखाई देता हूं, अगर आ गई है तो। आ गई, अभी दिखा देता हूं, ठीक है। उनके काम नहीं पता है बेटा, उनके महत्व पता है।
उनका कार्य नहीं पता है, जो पादप और इनसे मिल रहे हैं इनका कार्य नहीं, इनका महत्व पता है। क्या महत्व है? हम अपने कल्याण के लिए यूज में ले रहे हैं, या इकोलॉजिकली पारिस्थितिकी रूप से वो यूज में आ रही है। हाँ जी, चले आगे, बढ़े आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट अगला टॉपिक है व्रत जैव अणु। व्रत जैव अणु कौन से थे जिनका आणविक भार जो था, क्या वो 18 से 800 डाल्टन के बीच का था या 1000 डाल्टन से ज्यादा था? आपको याद आ रहा होगा, दो प्रकार के अणु थे एक हमारे, इफ मेल इज इंपॉर्टेंट एंड फीमेल इज ओके देन विच टेक्निक इज डन? AI बेटा, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है और मादा जो है वो जनन योग्य है, नर जो जनन योग्य नहीं है, तो शिवानी जी याद रखना क्या करेंगे? कृत्रिम वीर्य सेचन करते, AI करते हैं। सर वाई यू म्यूट द क्लास, वी वॉन्ट लिसन। अच्छा, सारी अंग्रेजी तने आज ही करनी है, इधर आजा। सर आप म्यूट को करते हो, हमको बात सुननी होती है। अरे चंपकलाल इधर पढ़ ले। चलो जी, अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिक की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणु भार 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। कौन सा बालक है जिसको ये लाइन समझ में नहीं आई है? जल्दी से बोलो। कौन सा बालक है जिसको ये लाइन समझ में नहीं आई है? जल्दी से मुझे बताओ। कौन सा बालक है जिसको ये लाइन समझ में नहीं आई है? एक सेकंड रुकना मन्ना राजपूत, एक सेकंड रुकना बेटा। जब मैं बोलूं ना तब कमेंट करना, ठीक है मन्ना? हाँ जी, किस किस को ये लाइन समझ में नहीं आई है? अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि उनका अणु भार 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। किस किस को नहीं आई है? रानी चौरसिया को नहीं आई है, और यश प्रजापति को नहीं आई है, और कौन कौन थे जिनको ये लाइन समझ में नहीं है? तुम अपने गाल पर 4 चांटे लगाओ, जोर से, सच्ची जोर से 4 चांटे लगाओ, जोर से। रानी चौरसिया तुम 4 नहीं, तुम तो 10 लगाओ, 5 इधर लगाओ, 5 इधर लगाओ बेटा। देखो कैसे समझ में नहीं आएगी तुमको। तुमको याद है जब हमने एक पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट में हमने पेस्ट जो था वो बनाया था खरल मूसल में, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिलाकर हमने एक सजीव ऊतक को पीसा था, एक पेस्ट बनाया था, करदम बनाया था, और फिर उसको निचोड़ा था, तो नीचे क्या निकल गया था? अम्ल निकला था। और अम्ल में जो घुलनशील पदार्थ होंगे वो छन जाएंगे, तो नीचे क्या छना था? सूक्ष्म अणु के बड़े अणु? सूक्ष्म अणु छन गए थे। और सूक्ष्म अणु कौन थे? जिनका आणविक भार जो था 18 से 800 डाल्टन का था। हाँ जी, बोलिए जी, बताइए। अब आ गया अब समझ में? अभी क्लियर है सभी को? ये वाली लाइन बार बार नहीं बताऊंगा, क्लियर है? तो अम्ल में जो चीज पदार्थ घुल गई थी वो कौन से यौगिक थे? सर वो सूक्ष्म अणु थे जिनका आणविक भार जो था, मॉलिक्यूलर वेट जो था, वो 800 डाल्टन से कम था। कितना? 18 से 800 डाल्टन के आसपास है। चलिए आगे। अम्ल अविलय। अम्ल अविलय मीन्स जो अम्ल में घुले नहीं, यानी ऊपर ही रह गए थे, में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ऊपर जो रह गए थे उसमें क्या क्या मिल रहे थे? सर प्रोटीन मिल रहे थे, न्यूक्लिक अम्ल मिल रहे थे, पॉलीसेकेराइड मिल रहे थे, और लिपिड मिल रहे थे। अब बताइए, लिपिड जो था वो तो था तो सूक्ष्म अणु, वो ऊपर कैसे रह गया? याद है? सर 18 का क्या मतलब है? मिनिमम वेट जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स का वो है 18 डाल्टन। माइक्रोमोलिक्यूल सूक्ष्म अणुओं का न्यूनतम भार जो है वो 18 डाल्टन है, और सबसे उच्चतम भार जो है वो 800 डाल्टन है। तो सूक्ष्म अणुओं का भार जो है वो कितना वेरी कर रहा है? 18 से 800 डाल्टन के बीच उनका वेट मिलता है। अब समझ में आ गया? हाँ जी।
बताइए, लिपिड जो हैं वो लिपिड जो थे वो थे तो सूक्ष्म अणु, फिर भी वो क्यों नहीं छन पाए थे? मैंने आपको दो कारण बताए थे। वेल डन। एक तो पहली बात तो वो जल में कैसे थे? अघुलनशील थे। पहली बात तो ये याद आ गई होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब एक कोशिका को तोड़ा जाता है तो जितने भी लिपिड्स होते हैं उनकी पूंछ कैसी थी? सर जल भीरू थी, और जल भीरू थी तो सारे के सारे एक दूसरे के पास जुड़कर क्या बनाए थे? एक समूह बनाए थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताया था कि नहीं बताया था? लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। यानी लिपिड्स को छोड़कर बाकी जो है, कौन? प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीसेकेराइड है, इनका आणविक भार जो है वो ज्यादा है। कितना है? 10,000 डाल्टन या इससे भी ज्यादा होता है। किसका? इनका आणविक भार। इस कारण ये जैव अणु अर्थात जीव में मिलने वाले रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो गए? एक वो जिनका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होता है, सामान्यतः उनको हमने क्या बोला है? सूक्ष्म अणु या जैव अणु बोला है। जबकि वो जो अम्ल में अविलय हैं, जो नहीं घुले हैं, जो धारित थे, उनको हम व्रत अणु या व्रत जैव अणु बोलते हैं। बताइए मेरे भाई, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं? देखो सीरियसली जो पढ़ रहे हैं उनको ये सारी चीज आराम से समझ में आ रही होगी, और जिनको पल्ले नहीं पड़ती हैं बातें, जिनको समझ में नहीं आते, जो जानबूझकर यहां पर स्पैम करने आते हैं, बिना फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। अब यहां पर वर्ड जो लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ है? इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर 10,000 आना चाहिए था या 1,000 आना चाहिए था? लॉजिकली जरा सोचिए। क्या है कि लिपिड्स के अतिरिक्त जो होते हैं, कौन? आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड, इनका आणविक भार जो है वो कितना है? इनका आणविक भार जो है वो 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। क्या होना चाहिए था? 10,000 या 1000? सर यहां पर होना चाहिए 10 की जगह 1000 होना चाहिए था, लेकिन हम 10,000 ही लिखेंगे। सर यहां पर कितना लिखेंगे? 10,000 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में 10,000 ही लिखा हुआ। आई थिंक मैंने जहां देखा था, एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में भी 10,000 डाल्टन ही लिखा हुआ था। तो ये एक चीज एक बार टैली करते जाइएगा मेरे साथ साथ, जिन्होंने खोल रखी है एक बार प्लीज मेरे साथ साथ ये चीज टैली करते जाइएगा। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ देखना, यहां पर 10,000 लिखा हुआ है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये रहा। क्या? लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज, नहीं, क्या लिखा हुआ? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। For this reason, biomolecules, chemical compounds found in living organism are of two types. One, those which have molecular weight less than 1,000 Dalton are usually referred to as micromolecule or simply biomolecules, while those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecules or biomacromolecules. अब इधर देखना, क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बनेगा? एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को एक स्लाइड खोलने दो बस। एक सेकंड बस, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। उपरोक्त में से कौन जैव अणु होता है? अमीनो अम्ल,
पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन। जब हिंदी मीडियम में दिया है तो बार बार इंग्लिश मीडियम से टैली क्यों करते हो? ओ लल्लू, सामने होता ना, जिस लैंग्वेज में तू बोल रहा है ना, उसी टाइम तेरे को बता देता मैं, ये जिस लैंग्वेज में तू बोल रहा है। समझ में आई ना कि क्यों टैली कर रहे हो? खैर, तुम जैसे भोंदुओं को बताना मैं सही नहीं समझता कि क्यों टैली कर रहा हूं। जितनी मिस्टेक तुमको बताई है ना हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में, शायद तेरे को पता भी नहीं होगा कौन से चैप्टर में क्या मिस्टेक है। हाँ जी, क्या आंसर होएगा इसका? सॉरी, हाँ जी, क्या आंसर होएगा? बताओ किसको ताला लगाया जाए? उपरोक्त में से कौन जैव अणु है? अमीनो अम्ल, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन जैव अणु है? पढ़ लिया? पढ़ लिया? चल, अब एक काम करिए, एनसीईआरटी वापस से पढ़िए और आराम से पढ़ने के बाद फिर से आंसर सोचना। ये एनसीईआरटी फिर से पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर से आंसर सोचना। पढ़ लो एक बार। जैव अणु किसको बोला गया है? जैव अणु। वर्ड पर फोकस करना, तो सोच भी नहीं सकता कि क्वेश्चन किस तरीके से तेरे साथ खेल जाएगा। वो मॉलिक्यूल्स जिनका आणविक भार जो है 1000 डाल्टन से कम होता है, उनको हमने क्या बोला है? सूक्ष्म अणु। सूक्ष्म अणुओं को हम बोल रहे हैं जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स, सूक्ष्म अणु। प्रोटीन को हम जैव अणु नहीं बोल रहे, न्यूक्लिक अम्ल को हम जैव अणु नहीं बोल रहे, उनको हम क्या बोल रहे हैं? वृत्त जैव अणु बोल रहे हैं। जैव अणु शब्द जो है, ये शब्द, अरे लॉजिक देखना मेरे भाई, यहां से पढ़ना स्टार्ट कर और लास्ट तक पढ़ और सोच। जैव अणु किसको बोला है? बड़े अणुओं को जैव अणु बोला है कि छोटे अणुओं को जैव अणु बोला है? पढ़ यहां से यहां तक। क्या? वे जिनका अणु भार, आणविक भार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। यानी जैव अणु कौन है? सूक्ष्म अणुओं को हम क्या बोलते हैं? जैव अणु। बड़े अणुओं को हमने जैव अणु नहीं बोला है, जबकि जो अम्ल में नहीं घुले उन्हें हम वृत्त अणु या वृत्त जैव अणु बोल रहे हैं। अब जरा इंग्लिश में देख लेते हैं। बोलते हैं ना इंग्लिश में टैली क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपको इंग्लिश की लाइन भी समझ में आ जाए। बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप। ये ले पूरा पढ़, देख बड़ा कर दिया मैंने। क्या लिखे हुए हैं? 2 तरीके के क्या होते हैं भैया हमारे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, जो लिविंग में मिलते हैं, दे आर 2 टाइप्स। 1, पहले दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है, आर यूजुअली रेफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स।
साधारण शब्दों में हमने उनको क्या बोला है? बायोमोलिक्यूल्स। किसको? माइक्रोमोलिक्यूल्स को हमने क्या बोला है? बायोमोलिक्यूल्स बोला है। जबकि while those which are found in acid insoluble, जो अम्ल में घुलनशील नहीं थे, उनको हमने क्या बोला? मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल बोला या बायोमैक्रोमोलिक्यूल बोला है, बायोमोलिक्यूल नहीं बोला है। तो हु इज बायोमोलिक्यूल? जैव अणु कौन है? दोनों में लाइनें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, दोनों में लाइनें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। बायोमोलिक्यूल कौन थे भैया? जैव अणु कौन थे? अब बताइए क्या इसका आंसर क्या करेंगे आप? ऑल ऑफ द अबव करेंगे डाउटनेट यूजर? ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने ये लिखवाया था सजीव के अंदर मिलने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ जैव अणु हैं। जैव अणु हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वो जैव अणु आगे चलकर हमारी एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई किया कि जो साधारण जैव अणु है या सिंपल जैव अणु वर्ड जो है वो किसके लिए आप यूज में लोगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए आप वर्ड यूज में लोगे। क्या? जैव अणु। इनको आप क्या बोलोगे? इनको हम बोलेंगे जैव अणु तो बोलेंगे, ये भी जैव अणु हैं, लेकिन ये कौन से जैव अणु है? ये है व्रत जैव अणु, ये है सूक्ष्म जैव अणु या सिंपल जैव अणु बोलेंगे। क्वेश्चन तक एनसीईआरटी की लाइन से उठकर आएंगे और एनसीईआरटी की लाइन बोलती है उपरोक्त में से साधारण जैव अणु सामान्य रूप से जैव अणु कौन है? ये कौन जैव अणु कहलाएगा? तो जो सूक्ष्म अणु है उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे? जैव अणु बोलेंगे। जो बड़े अणु हैं उनको हम जैव अणु तो बोल रहे, लेकिन यहां पर सिर्फ वर्ड जैव अणु था, बायोमोलिक्यूल्स था, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। इंग्लिश की वर्ड पर तुमको ज्यादा वो होता है ना, इसको मैंने बोला बायोमोलिक्यूल्स। अगर क्वेश्चन में होता बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, दो अलग अलग वर्ड है, एक है बायोमोलिक्यूल्स और एक है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, तो दोनों के दोनों अलग चीज हो गई कि नहीं हो गई? सर न्यूक्लिक एसिड भी तो माइक्रोमोलिक्यूलर है। भोंदूलाल, न्यूक्लिक एसिड माइक्रोमोलिक्यूल थोड़ा ना होता, न्यूक्लियोटाइड होता है वो। सर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, चांटा लगा लो अपने, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती हैं चीजें। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट, लिपिड्स के अतिरिक्त अविलेय अंश में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं, यानी वो पदार्थ जो लिपिड में घुलनशील नहीं थे, जो बड़े अणु थे जो घुल नहीं पा रहे थे, वो डेफिनेटली क्या है? बड़े हैं, और बड़े हैं तो क्या बन रहे हैं? बहुलक बन रहे हैं, यानी कई सारी इकाइयां जो है वो जुड़ गई हैं। ठीक है जी। लिपिड जिनका आणविक भार 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता है, वे अम्ल, अविलेय अंश या व्रत आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? जब लिपिड जो है उनका आणविक भार जो है 800 डाल्टन से कम है, तो फिर हम उसको उस श्रेणी में क्यों रख रहे हैं जिस श्रेणी में हमने अम्ल में अघुलनशील व्रत अणुओं को रखा? उनके साथ क्यों रख रहे हैं हम लिपिड्स को? क्योंकि वास्तव में लिपिड कम अणु भार के यौगिक होते हैं। हम जानते हैं लिपिड्स का आणविक भार क्या होता है? कम होता है। वे ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। ऐसे नहीं मिल रहे हैं, वो किसमें है? किसी ना किसी चीज में मिल रहे हैं। किसमें मिल रहे हैं? कोशिका झिल्ली में मिल रहे हैं या कोशिकांग की झिल्ली में मिल रहे हैं। जब हम इन ऊतकों को पीसते हैं, जब हम इनको पीसते हैं तो कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है, यानी कोशिका क्या हो जाती है? टूट जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है, यानी ये झिल्लियां टूट जाती हैं तथा पुट्टिका बन जाती है। पुट्टिका कैसे बन जाएगी? अरे जब ये लिपिड बिखर जाएंगे तो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो समूह बना लेंगे, और वो समूह क्या कहला रहा है? सर पुट्टिका कहला रहा है, जो जल में घुलनशील नहीं होगा। किसमें घुलनशील नहीं होगा? जल में घुलनशील नहीं होगा। इस कारण से इन झिल्लियों के ये पुट्टिकाओं के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं, जो व्रत आणविक अंश का भाग होते हैं। यानी इस कारण से वो जो झिल्लियां जब आपने तोड़ी तो जो लिपिड जो थे वो समूह बना लिया, और वो समूह क्या कहला रही है? पुट्टिका कहला रही है, वेसिकल्स कहला रही है। वो किसकी पुट्टिकाएं हैं?
किसकी वेसिकल्स बन गई हैं सर? लिपिड की। क्यों? क्योंकि उनकी पूंछ जो थी वो जल में कैसी थी? घुलनशील नहीं थी। तो उनकी पुट्टिका जो होंगी, वो पुट्टिका जो होंगी वो अम्ल में क्या हो जाएंगे? वो घुलेंगे नहीं। अम्ल में नहीं घुलेंगे तो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और कहां रह जाएंगे? ऊपर रह जाएंगे। किसके साथ ऊपर रह जाएंगे? जो व्रत आणविक अंश वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उनके साथ ऊपर रह जाएंगे। बताओ, एक बार आराम से पढ़ना, फिर से पढ़ना। आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना। देखो ये जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो सिंपल वर्ड में ध्यान से सुनो, एक ही बार में चीज को समझो और एक ही बार में याद रखो। देखो हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं। बायो मीन्स लिविंग और मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो प्रकार के अणु हैं। एक वो अणु जिनका आणविक भार 1000 डाल्टन से कम है, उनको हमने क्या बोला? माइक्रोमोलिक्यूल। और एक वो जिनका ज्यादा है, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, एक है बायो माइक्रोमोलिक्यूल, एक है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में हमारी एनसीईआरटी ने ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है इनको बायोमोलिक्यूल्स बोला है। एक जगह पर, एक लाइन में यहां पर क्या बोला है कि ये जो सूक्ष्म अणु जो होते हैं, सामान्यतः सूक्ष्म अणु जो होते हैं, नॉर्मली जो सूक्ष्म अणु होते हैं, इनको उसने नॉर्मल भाषा में क्या बोला? जैव अणु बोला है। इतनी सी लाइन थी बस। बाकी जो अम्ल में अघुलनशील थे वो क्या कहला रहे? बड़े अणु। व्रत का मतलब होता है बड़े अणु या बड़े जैव अणु। हाँ जी, यहां से यहां तक किसी लाइन में कोई दिक्कत? यहां से यहां तक सर व्रत का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है बेटा। शाहीना, व्रत का मतलब क्या होता है? बड़ा। इनकी कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती है। कोशिकाएं नहीं, लिपिड जो है वो आपस में समूह बना लेते हैं और पुट्टिका कहलाते हैं, जो जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ठीक है, चलें यहां तक, आगे बढ़ें। सर लिपिड जो है वो बायोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है? यस, लिपिड जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल है या बायोमोलिक्यूल है। लेकिन वो ऊपर क्यों रह गया था? क्योंकि जब आपने कोशिका को तोड़ा तो तोड़ने के बाद वो जो लिपिड जो उसकी झिल्लियों में मिल रहा था वो टूटेगा, और टूटेगा तो वो जल में घुलेगा नहीं, और घुलेगा नहीं तो क्या बना देगा? एक साथ जुड़कर क्या बनाएंगी? उनकी पुट्टिका बन जाएंगी। और वो पुट्टिका इतनी बड़ी हो जाती है कि वो छन नहीं पाती, इसलिए ऊपर रह जाती है। यही तो रीजन हमने पढ़ा था। आगे बढ़े तो सही अर्थ में लिपिड व्रत अणु नहीं है। लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो है माइक्रोमोलिक्यूल ही। ठीक है जी। अम्ल विलय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। क्या बोल रहा है? अम्ल विलय अंश यानी वो भाग, वो अंश जो अम्ल में घुलनशील था। बेसिकली वो कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। किसका? कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। सब समझ नहीं आया? मैंने कहा मेरे भाई ये एक कोशिका है। ध्यान से सुनना, बहुत ही गजब की है ये चीज। ये एक कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर द्रव्य है, कोशिका के अंदर द्रव्य है। अब आप मुझे बताइएगा, लॉजिकली जरा सोचिएगा, यहां पर लिपिड मुक्त रूप से मिल रहा है? सोचना, सोचना, आराम से सोचना, बिंदास आराम से सोचना। क्या यहां पर लिपिड मुक्त रूप से मिल रहा है? क्या प्रोटीन मुक्त रूप से मिल रहा है? सोचो, आराम से सोचो। क्या लिपिड और प्रोटीन मुक्त रूप से फ्रीली मिल रहे हैं, या आपने उस लिपिड और प्रोटीन को कोशिका झिल्ली में भेजा था, या गोल्जी काय की सहायता से बाहर भेजा था? भेजा था। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? समझ में आया कि जो लिपिड्स है, प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स है, इनफैक्ट सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, क्या ये मुक्त रूप से मिल रहे हैं कोशिका द्रव्य में? नहीं। तो कोशिका द्रव्य में क्या मिल रहा है? कोशिका द्रव्य में मिल रहा है जैसे ग्लूकोज, कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं अमीनो एसिड्स, कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं आपके मोनोसेक्राइड, कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं अमीनो एसिड, कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं ग्लिसरॉल, कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं फैटी एसिड्स। तो कोशिका द्रव्य में क्या बड़े बड़े अणु मुक्त रूप से पाए जा रहे हैं? नहीं, बड़े बड़े अणु जो है वो किसी संरचना में मिल रहे हैं, झिल्लियों में मिल रहे हैं, कोशिकांग के अंदर मिल रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य में लघु अणु पाए जा रहे हैं। तो कौन है जो कोशिका द्रव्य का संगठन बना रहे हैं? लघु अणु के वृत्त अणु। तो ये लाइन अब आप समझ लेंगे क्या, जो अम्ल में जो घुलनशील थे, अब अम्ल में घुलनशील कौन थे? सर सूक्ष्म अणु थे। वास्तव में वे कोशिका द्रव्य संगठन का भाग होते हैं। अब बता, क्या ये लाइन समझ में आई है? क्या ये चीज क्लियर हो गई है? प्रश्न बनेंगे, एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा, एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य व अंगकों के वृत्त अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। अब क्या लिख रहा है? कोशिका द्रव्य व अंगकों के वृत्त अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। अब बोल रहा है कि कोशिका द्रव्य व अंगकों के वृत्त अणु, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो वृत्त अणु जो थे वो अम्ल में कैसे थे? अघुलनशील थे। अब वो वृत्त अणु कहां पर मिल रहे हैं? सर वो अंगकों के अंदर मिल रहा है। वो अंगक कहां पर मिल रहे हैं? सर कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि लाइन में मिस्टेक नहीं थी, लाइन सही थी, लेकिन अगर प्रॉपरली लिखते तो और ज्यादा बेहतर होता। क्यों? क्योंकि बालक तो कंफ्यूज हो जाएगा। बालक बोलेगा अभी ऊपर वाली लाइन में लिख रही है एनसीईआरटी कि अम्ल विलय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य का संगठन है। कि वास्तव में कोशिका द्रव्य कौन बना रहा है? कौन से अणु मिल रहे हैं वास्तव में कोशिका द्रव्य में? सूक्ष्म अणु मिल रहे हैं। क्या वृत्त अणु बिल्कुल नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन कहां पर मिल रहे हैं वो? सर कोशिकांग के अंदर मिल रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर मिल रहे हैं। ये कहना चाह रहा था, जो अम्ल में अघुलनशील थे। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? अरे डंडना डंडन साथ साथ बोलते जाइएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? हाँ जी, मुक्त रूप से मिलते हैं मेरे भाई। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके केंद्रक द्रव्य में मिलते हैं। उन अमीनो एसिड्स के साथ में टीआरएनए जुड़ता है और टीआरएनए जुड़कर फिर राइबोसोम के पास जाता है और फिर ये अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। हाँ जी, चलें आगे। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतक या जीव का संगठन बनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये दोनों सूक्ष्म अणु और वृत्त अणु मिलकर किसका संगठन बना रहे हैं? एक जैविक संगठन का निर्माण करें। संक्षेप में अगर पढ़ें, यदि जीव ऊतक में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बहुत बहुलता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले सर्वाधिक मिलने वाला रसायन है। जीवों में पानी जो है वो सबसे ज्यादा मिलने वाला रसायन है। देखो अब क्या बोल रहा है, ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ये तालिका जो थी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर, अगर आपको याद आ रहा हो, फर्स्ट लेक्चर में जैव अणु का जो फर्स्ट लेक्चर जो था, फर्स्ट या सेकंड जो भी लेक्चर था, उसमें हमने शायद फर्स्ट में ही ये चीज पढ़ ली थी। क्या बोल रहा है? यहां से यहां तक ये बोल रहा है कि भैया देखो, एक सजीव की अगर बात करें तो एक सजीव में जीव द्रव्य होता है। उस जीव द्रव्य के अंदर अणु होते हैं या यौगिक होते हैं, पढ़ा था हमने। वो यौगिक जो होते हैं या जो अणु जो होते हैं उनको हमने दो श्रेणियों में बांटा। एक वो जो सूक्ष्म अणु है, एक वो जो वृत्त अणु है। वास्तव में सूक्ष्म अणु कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं, लेकिन क्या वृत्त अणु नहीं मिल रहे? वो भी मिलते हैं, लेकिन वो बेसिकली कहां पर मिलते हैं? कोशिकांग के अंदर मिलते हैं या झिल्लियों के अंदर मिलते हैं। अब चाहे वो कोशिका की झिल्ली हो, चाहे वो केंद्रक की झिल्ली हो, चाहे वो कोशिकांग के अंदर हो। डन, ये चीज थी। फिर बाद में ये बोल रहा है कि देख बेटा, ये चीजें तो मिल ही रही हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर वास्तव में अगर देखें तो एक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य मिल रहा है उसके जैविक संगठन की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है? जल पाया जा रहा है। यहां से यहां तक की लाइन में बस इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि सारे के सारे रसायन तो मिल ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो
मेनली मुख्यतः जो रसायन मिल रहा है वो कौन मिल रहा है सर? पानी मिल रहा है। सर संडे को टेस्ट है? नहीं बेटा, संडे को कोई टेस्ट नहीं है। अब जो टेस्ट होएगा वो इस संडे के बाद अगले संडे को होएगा। ठीक, इस संडे को कोई टेस्ट नहीं है, इसके बाद जो नेक्स्ट संडे होएगा तब टेस्ट होएगा। चलो जी, लिस्ट आ गई है, लिस्ट अभी चेकआउट कर लेते हैं। ये चीज क्लियर है, ये रेशो याद रहेगा, ये वाला रेशो। मेरे को एक सेकंड दो बस, मैं अभी लिस्ट लगा देता हूं। बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार, यश राठौड़, अभी दिखा रहा हूं। कोई है इधर? राहुल, जैब खान, डीडी भारती, नवीन, बहुत बढ़िया। ये एक भेज रहा हूं, वो वैसे ना पीछे उसमें डालनी है। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूं इसमें है क्या, कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है। हटा देना इसको। मैंने तेरे को बोला था ये लगाने के लिए, हटा पड़ा था। भेज दिया मैंने, है ना? अभी कितनी देर में कर देगा? 5 मिनट, ठीक है। चलो अभी 5 मिनट में दे देंगे भैया, उसके बाद करते हैं। सर सिलेबस क्या आएगा? सिलेबस जो होएगा वो आएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा। अब जो टेस्ट होएगा मैं पहले ही बता देता हूं, अब जो टेस्ट होएगा वो इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को होएगा। पूरा बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा। कौन सा? पूरा बायोमोलिक्यूल। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, हेडिंग डाल रखिए क्या? प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। प्रोटीन जो है किससे बने हुए हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो क्या बन रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी श्रृंखलाएं होती हैं? रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती हैं, जैसा कि चित्र 9.2 में दर्शाया गया है। चित्र 9.2 का है 9.2 चित्र में कहां दर्शाया हुआ है? 9.2 चित्र में तो कहीं नहीं दर्शाया हुआ है। 9.2 में तो ग्लाइकोजन दर्शाया हुआ है। तो ग्लाइकोजन दर्शाया, कार्य बांगड़ू बना देती है हमारी एनसीईआरटी। बिल्कुल दिख रहा है उमा गौतम। हाँ जी, तो प्रोटीन जो है, अब देखिए ये वाली चीज जो है ये पुरानी एनसीईआरटी से उठाई गई है, क्योंकि ये है चित्र 9.2। अब इस चित्र 9.2 में तो क्या दिखाया हुआ है? ग्लाइकोजन दिखाया हुआ है। सर है, हो सकता है मैं नहीं लेकर आया हूं, देख लेते हैं हमारे पास चित्र 9.2 में अगर दिखाया हुआ है तो। अरे बांगड़ू, चित्र 9.2 में कहां दिखाया हुआ है? 9.3 में दिखाया हुआ है। 9.2 में तो दिखाया ही नहीं हुआ। ये ले, ये रहा 9.2, ये ले, कहां है? अब तुम कहोगे हाँ सर दिखाया। अरे भोंदूलाल, ये चित्र में ये प्रोटीन है क्या? ये ग्लाइकोजन है, ये पॉलीसेकेराइड था, तेरे को याद ही नहीं है? अरे बांगड़ू बुद्धूलाल, तो 9.2 चित्र में नहीं दिखाया हुआ है, जैसा कि चित्र 9.2 में दर्शाया गया। कुछ नहीं दर्शाया गया 9.2 में, पुरानी एनसीईआरटी टीप टाप के यहां लिख दी है। ठीक है जी, पुरानी एनसीईआरटी को टीप टाप के यहां पर लिख दिया है। तो बेसिकली यहां पर क्या होना चाहिए था? चित्र 9.2 की जगह क्या होना चाहिए था? चित्र 9.3 होना चाहिए था, क्योंकि 9.3 में दिखाया गया था। किसमें दिखाया गया था? ये जो 9.3 था इसमें दिखाया गया था, ये दिखाया गया है, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो पुरानी एनसीईआरटी को टीप कर यहां पर लिख दिया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, अभी तो कह रहा था हम क्यों टैली कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, इसीलिए टैली कर रहे हैं। आइए, प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से, अब देखो यहां पर 20 कर दिया, वहां 21 कर दिया था, तो वो हम पहले टैली करके देख चुके हैं, 20 है। जैसे एलानीन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन आदि होते हैं।
प्रोटीन समबहुलक नहीं होते बल्कि विषम बहुलक होते हैं। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक समबहुलक एकलक की कई बार आवृत्ति के कारण बनता है। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे। अब देखो क्या यार भोंदू लाल है, पोषण अध्याय हटा दिया गया हमारे कोर्स से। आपको पता है आपका चैप्टर हटा दिया गया कौन सा? पाचन और अवशोषण वाला। पता है आपको? अरे हाँ रे अभय कुमार, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा उन बच्चों की, आप देखना। आपको कमेंट सेक्शन में दिखते हैं ये इनके नाम? नहीं दिखेंगे। पढ़ने पर उनका फोकस है और तुम पढ़ाने नहीं देते हो। बार बार कॉपी पेस्ट कर, बस बायोमोलिक्यूल आएगा, बस बायोमोलिक्यूल आएगा, बस बायोमोलिक्यूल आएगा। कितनी बार बोलूं? हाँ बस बायोमोलिक्यूल आएगा। हाँ जी, तो किसमें पढ़ते हैं? यहां पर बता रखा है अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप पोषण अध्याय में पढ़ेंगे। अब अमीनो अम्ल पोषण अध्याय में पढ़ते हैं। एक बोल रहा है सर खनिज पोषण में पढ़ते हैं। खनिज पोषण में कहां से पढ़ते हैं रे? कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। हाँ जी, यहां से यहां तक की लाइन में, यहां से लेकर यहां तक की लाइन में और यहां से लेकर यहां तक की लाइन में बहुत सिंपल भाषा में चीज समझा रखी है भैया। प्रोटीन किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है? जब आप अमीनो एसिड्स को जोड़ दे तो किससे? पेप्टाइड बंध के द्वारा। तो क्या बनती है? एक चेन बनती है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। ठीक है जी। अब ये जो प्रत्येक प्रोटीन जो होता है उसके अंदर क्या मिलते हैं भैया? अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जो 20 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ यहां पर लिख दिए हैं। बाद में लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन जो होते हैं वो समबहुलक नहीं होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समबहुलक क्या होते हैं? जिसमें जो एकलक जो होता है यानी मोनोमर जो होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक साथ रिपीट होते हैं, उनकी एक ही फ्रीक्वेंसी में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? समबहुलक बोलते हैं, जो कई बार एक साथ रिपीट होते हैं। ठीक है जी। बाद में लिखा हुआ है कि आप अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे कहां पर? पोषण अध्याय में, जो वैसे तो हटा दिया गया, लेकिन हाँ पढ़ा करते थे हम। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर होता था उसमें हम पढ़ा करते थे, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते थे। ऑब्वियस ही बात है, जब वहां पर डाइजेशन की बात करते थे तो प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाते थे, फिर उन अमीनो एसिड्स का क्या करते थे? अवशोषण करते थे, फिर वो अमीनो एसिड हमारे अंदर जाते थे, फिर वो लीवर में जाकर प्रोटीन्स बनाते थे, है ना। तो वो सारी चीजें हम पढ़ते थे। किस अध्याय में? पोषण वाले अध्याय में। खनिज पोषण अध्याय में नहीं, पोषण वाले अध्याय में। ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि भैया आप वहां पर उस अध्याय में जाकर कुछ ऐसे अमीनो एसिड पढ़ेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, जो हमें केवल भोजन से मिलते हैं, हमारे अंदर नहीं बनते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां से यहां तक की लाइन में आपको एक चीज याद आई? हमने 10 अमीनो एसिड पढ़े थे असेंशियल और 10 पढ़े थे नॉन असेंशियल। उसमें असेंशियल कौन से थे? जो हमें आवश्यक है, जो हमें खाद्य पदार्थ से मिलेंगे। तो यहां पर जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों से होती है वो कौन से थे? आवश्यक थे। और वो कौन से आवश्यक थे? याद करिए, हॉल में टीटी याद आ रहा है? वीआईपी हॉल में टीटी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्लियर है? चलें आगे। डंडना डंडन। अभी एक और मिस्टेक भी आपको दिखाई देगी। क्या मिस्टेक दिखाई देगी? यहां पर देखो ग्लाइकोजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोजन। आपके हिसाब से ये ग्लाइकोजन होगा या कुछ और होएगा? पहले तो ये भी सोचना, क्या ये ग्लाइकोजन होगा या कुछ और होगा? ये भी जरा सोच लेना। ये भी जरा सोच लेना कि ये ग्लाइकोजन होगा कि कुछ और होगा। और कुछ और क्या होगा जिसमें सीधी श्रृंखला थी? कौन था? अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। कोलेस्ट्रॉल होगा। भोंदूलाल कोलेस्ट्रॉल नहीं है, स्टार्च है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देख रहे किस लेवल की ब्लेंडर कर रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो चीज याद रखनी है वो क्या क्या याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया वो सारा याद रखना है। ठीक है जी। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल की स्रोत होती हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको अमीनो एसिड चाहिए थे? हाँ सर चाहिए थे।
आवश्यक अमीनो एसिड चाहिए थे? हाँ सर, आवश्यक अमीनो एसिड चाहिए थे। वो आवश्यक अमीनो एसिड आपको कहां से मिलेंगे? मुझे जल्दी से आंसर देना। वो जो वीआईपी हॉल में टीटी जो हमने पढ़े थे, वो हमारे लिए असेंशियल थे, जो हमें फूड से मिलेंगे। फूड से कैसे मिलेंगे? फूड में क्या वो अमीनो एसिड फॉर्म में होंगे? किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं था, इसलिए मेरे को याद आ गया, मैंने कहा बता दूं। फूड में, उस भोजन में क्या वो अमीनो एसिड के रूप में मिलेंगे? प्रोटीन के रूप में मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे? प्रोटीन के रूप में मिलेंगे। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देख, मैंने बोला ये एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर मुझे एक प्रोटीन बनाना है, और वो प्रोटीन जो है उसका नाम है प्रोटीन एक्स। जस्ट समझना, ये प्रोटीन एक्स बनाना, और ये प्रोटीन एक्स जो है ये बना होता है पी क्यू आर एस और टी नामक अमीनो एसिड से। समझना मेरा भाई, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये जो प्रोटीन एक्स है, जस्ट एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रोटीन एक्स है, ये इन अमीनो एसिड से बनता है, जिसमें से पर्टिकुलरली ये वाला अमीनो एसिड जिसको मैं नीला नीला कर रहा हूं, ये जो दो अमीनो एसिड जो हैं ये हमारे अंदर बनते नहीं हैं, ये बन रहे हैं। यानी ये कैसे हो गए सर? नॉन असेंशियल हो गए हैं। ये कैसे हैं? नॉन असेंशियल हैं। नॉन असेंशियल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। ये जो दोनों थे ये असेंशियल थे। अब ये कहां से आएंगे? बाहर से। तो हमने भोजन खाया, क्या खाया दोस्त? हमने ये खाया भोजन। ये मान लो ये भोजनीय पदार्थ था। अब ये जो भोजनीय पदार्थ जो है, इस भोजनीय पदार्थ के अंदर एक प्रोटीन मिल रहा था। उस प्रोटीन को मैंने बोला वाई। अब ये जो प्रोटीन वाई जो है, जो इस भोजनीय पदार्थ में मिल रहा था, ये वाई प्रोटीन जो है ये बना हुआ था किससे? पी से और एस से और ए से, बी से, सी से। जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं, एक जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट समझना था कि ये इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन जो है इन अमीनो एसिड से बना हुआ था। अब आप मुझे बताइए, ये भोजन जब अंदर जाएगा तो इस भोजन का पाचन होएगा? हाँ सर, पाचन होएगा। तो भोजन का जब पाचन होएगा यानी प्रोटीन जब टूटेगा तो क्या अलग हो जाएंगे सर? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब अलग हो जाएंगे तो हमारे अंदर क्या पी पहुंच जाएगा, एस पहुंच जाएगा, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा, ये भी जा रहे हैं, जिसमें से पी और एस इस प्रोटीन में मिल रहे थे, और ये प्रोटीन इन अमीनो एसिड से बना हुआ था। हमें बॉडी में ये प्रोटीन बनाना है, ये बनाने के लिए ये अमीनो एसिड चाहिए थे पी और एस। ये पी और एस हमारे अंदर नहीं बन रहे थे, तो हमने भोजन खाया जिसमें एक प्रोटीन था, उस प्रोटीन में ये अमीनो एसिड थे। वो प्रोटीन अंदर जाएगा, टूटेगा, तो हमें क्या उपलब्ध हो जाएंगे? पी और एस अमीनो एसिड उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कहने वाली बात जो थी क्या, कि शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जो आवश्यक अमीनो एसिड चाहिए होते हैं वो आप कैसे लेते हैं? भोजन के द्वारा लेते हैं। उस भोजन में क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड मिलते हैं। उस भोजन में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। वो प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं। कौन से? आवश्यक। ये कहने की बात कर रही थी हमारी एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनिवार्य हो सकते हैं। यही चीज हमने पढ़ी थी, अमीनो एसिड या तो अनिवार्य होंगे या अनिवार्य होंगे। अनिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थ से करते हैं। ठीक है। अनिवार्य वो होते हैं जो हमारे शरीर में बनते। अनिवार्य मीन्स नॉन असेंशियल वो हैं जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, जबकि अनिवार्य वो होते हैं जिनको हम अपने खाद्य पदार्थ से लेते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इनमें से कुछ पोषक के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करते हैं तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायता करते हैं और कुछ एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। अब क्या बता रखा है कि प्रोटीन जो है उनके कार्य बता रखे हैं।
यहां से यहां तक प्रोटीन के कुछ कार्य बता रखे। अब यहां पर मत देखना, सीधा इस तालिका पर आ जाना। हाँ जी, सीधा इस तालिका पर आ जाना। और ये तालिका जो है इधर, ये कुछ प्रोटीन दे रखे हैं और उनके कार्य दे रखे हैं। क्या ये याद करना है? 100% याद रखना है, 100% याद रखना है। हाँ जी, सबसे पहले कोलेजन। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है कोलेजन नामक हमने कोई प्रोटीन पढ़ा था? याद आ रहा है? बताइए मुझे, इस पृथ्वी पर सबसे पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो था वो कौन था? इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन था? भाई किसी से बोल दे यार, एक गिलास पानी दे देगा। रामचंद्रन? अरे ठीक है, रामचंद्रन हमने पढ़ा था। मैं पूछ रहा हूं इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला, बता रहा हूं अभी, GLUT4 बता रहा हूं। एक सेकंड रुक जा, पहले मेरे को ये बता, क्या तेरे को याद है इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन था? कोलेजन था। भोंदुओ, सेल्यूलोज क्या था फिर? हैं? कह रहे हां सर कोलेजन था। बस, कौन था? कोलेजन था, सेल्यूलोज था? क्यों? चैप्टर टफ है टफ है, बिल्कुल मानते हैं टफ है। इजी थोड़ी ना पढ़ाई। तुमको लगा कि सब कुछ इजी होएगा, 2-3 शॉर्ट देख लिया और सोचा कि हम निकाल देंगे नीट। शॉर्ट से नीट थोड़ी ना निकलेगा बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीजों को याद करना पड़ेगा। आसान तो कुछ भी नहीं है बेटा। समझ में आया? आसान कुछ भी नहीं है। आप एक चीज से अगर आपको लगेगा कि ये तो टफ है, चलो नहीं होएगा हमसे, कोई दूसरी चीज करते हैं, दूसरी इससे भी ज्यादा टफ मिल जाएगी तेरे को। तो इजी तो बेटा कुछ भी नहीं है। इजी तो पढ़ाना भी इजी नहीं है, पढ़ना भी इजी नहीं है, पढ़ाना भी इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। हाँ जी, तो कोलेजन जो था वो प्राणियों के अंदर मिलने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ था, प्राणियों में कोलेजन। और ये कोलेजन जो होता है ये कहां पर पाया जाता है? कोशिकाएं होती है, कोशिका, उन कोशिकाओं के बाहर कोई स्पेस होता है, कोई खाली जगह होती है, उसको हम अंतरकोशिकीय अवकाश बोलते हैं। उस अंतरकोशिकीय अवकाश में जब हम चीजों को भर देते हैं, क्या क्या भरते हैं? फाइबर्स भरते हैं। किसके? कोलेजन के। किसके? कोलेजन के। अब जैसे हमारी हड्डियां हैं, ध्यान से सुनना, ये हम पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक चैप्टर जो उसमें पढ़ेंगे। हमारी हड्डियां जो होती है, हमारी बोन्स जो होती है, उन बोन्स के अंदर, उन हड्डियों के अंदर सेल्स होती हैं। उन सेल्स का नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम होता है? ऑस्टियोसाइट्स। उन सेल्स के बीच में भरा होता है एक ऊतक होता है, जिसको हम भरण ऊतक बोलते हैं। भरण पदार्थ या भरण ऊतक होता है, जिसमें क्या मिलते हैं? आपके कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कोलेजन कहां पर मिलता है? कोशिकाओं के बीच में जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है वहां पर उसके फाइबर्स मिलते हैं। किसके? कोलेजन के। किस में मिल रहे हैं? प्राणियों में मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन होता है? एक एंजाइम होता है जो एक चैप्टर में पढ़ाया जाता था, जिसका नाम था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ये ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या करता था बेटा? ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? ये ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। कौन? ये ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। तो वहां पर पढ़ाया जाता था कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलते हैं। याद अगर आ रहा हो, किसी ने अगर पहले पढ़ा हो, तो ये किसके हेल्प करता था? पाचन में हेल्प करता है। सर अंतर को इंट्रा सेल्यूलर स्पेस बोलेंगे ना? अरे अंतर को इंटरसेल्यूलर बोलते हैं और अंतरा को हम इंट्रा सेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। अरे लल्लू भूल गया ना? देख, इंटर यानी अंतर, इंट्रा यानी अंतरा। कनेक्ट कर ले, इंट्रा आ रहा है लास्ट में यानी अंतरा, इंटर यानी अंतर। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो आपके कोर्स में दे रखा है, इंसुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इंसुलिन क्या करता है? ध्यान से सुनना। ये इंसुलिन एक हार्मोन है
जो इसको प्रेरित करता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ध्यान से देखना। ये भैया हमारी रक्त नलिका है, ये हमारी कोशिकाएं हैं। ये मैंने यहां पर जस्ट 3 कोशिका बनाई हैं। ये मैंने रक्त नलिका बनाई है और इस रक्त नलिका के अंदर मैंने ये रक्त बहाते हुए दिखा दिया है। ठीक है। अब हमारे रक्त के अंदर मिल रहा था ग्लूकोज। हमारे रक्त के अंदर क्या मिल रहा है भैया? ये ग्लूकोज मिल रहा है। और मुझे इस ग्लूकोज को इस कोशिका में ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे करूं? सोचो, इस ग्लूकोज को मुझे इस कोशिका के अंदर भेजना है। कैसे भेजूं? बस 2 मिनट रुक जा, फिर लिस्ट दिखा रहा हूं बच्चों की। बस 2 मिनट रुक जा। ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज को मुझे कोशिका में भेजना है। कैसे भेजूं? ये ग्लूकोज जो है, जब ये बाहर निकाला जाएगा, इस ग्लूकोज को बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकलेगा जब ये ग्लूकोज पहले तो बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर फिर ये इस जगह पर आएगा और फिर इस जगह से होता हुआ ये कोशिका के अंदर जाएगा। ऐसे ही तो होएगा ना भाई, ऐसे ही तो होएगा। आप इस ट्रेन से होते हुए आ रहे हो, आपको अपने घर पहुंचना है, तो आप पहले ट्रेन से उतरोगे, बाहर आओगे, प्लेटफॉर्म से उतरोगे, फिर कुछ पकड़ोगे या घर, आपके घर जो है पास में ही है, तो आप पैदल पैदल चले जाओगे। ऐसा तो नहीं ट्रेन से जैसे निकलते सीधा घर में पहुंचोगे, उड़कर घर में तो नहीं पहुंच जाओगे ना, उतरोगे फिर आप जाओगे। तो उसी प्रकार ये ग्लूकोज पहले इस अंतर कोशिकीय अवकाश में आएगा और फिर यहां से फिर इस सेल के अंदर डाला जाएगा। हाँ सर। तो अब जरा देखिएगा, इस कोशिका के ऊपर एक प्रोटीन मिल रहा है जिसका नाम है GLUT4। क्या नाम है? GLUT4, ग्लूकोज। ग्लूकोज को शॉर्ट में लिखा GLU। ग्लूकोज को हमने शॉर्ट में लिखा क्या? GLU, ग्लूकोज। T मीन्स ट्रांसपोर्ट। और ऐसे कई सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन होते हैं, जिसमें से पर्टिकुलरली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 जो होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 जो होता है वो इस झिल्ली पर मिलता है और इस ग्लूकोज को अंदर एंट्री देता है। चलो सर, ये तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करा दिया अंदर। अजी बाहर पारगम्यता बढ़ाकर किसने निकाला? बाहर भी तो निकाला था। तो ये पारगम्यता बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करता है? इंसुलिन। अब आप मुझे बताइए, इंसुलिन क्या करवा रहा है सर? इस ग्लूकोज को रक्त नलिका से बाहर निकलवा रहा है। GLUT क्या कर रहा है? इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करा रहा है सेल के अंदर। अब आप बोलेंगे सर ये रक्त नलिकाएं तो बंद होती है, सर ये कैसे निकलेगा? है ना सर, ये ग्लूकोज कैसे बाहर निकल जाएगा? रक्त नलिकाएं तो बंद होती है। चल तूने इतना दिमाग लगाया, चल दूसरा दिमाग लगा। तूने जब खाना खाया तो स्टार्च तेरे अंदर गई, स्टार्च तेरे अंदर जाकर जब टूटी, तो टूटने के बाद ग्लूकोज बना तेरी आंत में, हमारी आंतों के अंदर या हमारे मुख के अंदर, हमारे आहार नाल में ग्लूकोज बना। अब उस ग्लूकोज को मैंने रक्त के अंदर कैसे डाला होगा? सोचो कैसे डाला होगा? कहीं ना कहीं झिल्लियों में हमने प्रोटीन्स पढ़े थे। अरे बांगड़ू याद कर, कोई वाहक प्रोटीन पढ़े थे, कोई कैरियर प्रोटीन पढ़े थे। अरे कोई झिल्ली पिल्ली पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? या सब कुछ भूल भाल गए हो? भूल गए? कुछ पढ़ा था? कोई सामान्य विसरण, कोई सक्रिय परिवहन, कोई सुसाध्य विसरण नामक कोई चीज पढ़ी थी? पढ़ी थी ना। तो भैया यहां पर कौन होंगे? झिल्ली के अंदर प्रोटीन्स होंगे
जो हेल्प करेंगे इस ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए। और वो झिल्ली के उन प्रोटीन्स को कौन मदद कर रहा है सर? ये इंसुलिन उनके परिवहन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है कृष्णा कुमार, समझ में आया? इसलिए बोला जाता है सेल चैप्टर इज द नींव, बेसिक नींव है। अगर वो ढंग से तैयार नहीं होगी तो आगे आने वाली बायो समझ में नहीं आती है। तो कुल मिलाकर मेरे भाई इंसुलिन ने बाहर निकाला और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ने कोशिका के अंदर डाल दिया। अब इमेजिन करो, अगर इंसुलिन नहीं होगा, अगर इंसुलिन नहीं होगा हमारे अंदर, तो क्या ये ग्लूकोज बाहर निकलेगा? नहीं। ग्लूकोज बाहर नहीं निकलेगा तो कहां बढ़ता जाएगा सर? ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, तो आप मुझे बताइए, दिमाग लगाइए, अगर ब्लड के अंदर इस तरीके से अगर ग्लूकोज बढ़ता जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? सर ग्लूकोज कौन है? शर्करा। और शर्करा अगर ब्लड में अगर बढ़ती जाएगी तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा। हाँ सर, रक्त गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड का फ्लो धीरे हो जाएगा, ब्लड का फ्लो धीरे हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? शुगर की प्रॉब्लम बोलते हैं। इतनी सी बात सुननी थी, समझनी थी, तो जरा सोच, यहां पर यही चीज यहां लिखी हुई है कि इंसुलिन जो एक हार्मोन है कार्य करता है क्या? ये नहीं बताया, बस लिख दिया। इसका कार्य क्या? एक हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है ये नहीं बताया। हाँ, GLUT4 जिसने पूछा ये क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन कराते हैं। कौन? वो जो ग्लूकोज जो है उसको कोशिका के अंदर परिवहन कराता है। कौन? GLUT4। नेक्स्ट, प्रतिजीवी। सर ये प्रतिजीवी क्या होते हैं? बेटा प्रतिजीवी को हम प्रतिरक्षी भी बोलते हैं, याद रखना। क्या? प्रतिजीवी बोल दो या प्रतिरक्षी बोल दो, एक ही बात होती है। प्रतिरक्षी, जिसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब जरा सोचिए, आपने सुना है ना, आपके शरीर में एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नाम सुना है। क्या करती है? जो भी रोगाणु अंदर आता है उससे लड़ती है। कौन? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जिससे लड़ रही है वो कौन है? कोई ना कोई जीव है। सोचो, मेरे अंदर अगर बैक्टीरिया गया तो मेरे शरीर में कौन है? एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रतिरक्षी, जो क्या कर रही है? मेरी रक्षा कर रही है। किससे? किसके खिलाफ? उसके खिलाफ। खिलाफ को हम क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। किसके खिलाफ कर रही है? किसी जीव के खिलाफ कर रही है। तो ऐसे प्रोटीन को क्या मैं बोलूंगा? प्रतिजीव बोलूंगा। यानी किसी जीव के खिलाफ काम करने वाला प्रोटीन जो क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। किससे? किसी जीव से रक्षा कर रहा है। इसीलिए क्या वर्ड बना? एंटीबॉडी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी या प्रतिजीव बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर वायरस, वायरस तो नहीं, तो वायरस के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनी है, ये हम पढ़ेंगे। वायरस के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, याद रखना अभी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बाद में आएगी बात। एंटीबायोटिक्स वो हम सारी चीजें देखेंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, वो सारी बातें आएंगी। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जिनको हम शॉर्ट में IG बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? संक्रमण जब होता है तो उससे लड़ने में काम में आते हैं। कौन? एंटीबॉडीज, जिनको हम IG या प्रतिरक्षी बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ग्राही। सर ये ग्राही कौन होते हैं? जरा दिमाग लगाइए। क्या कोशिका के ऊपर कोई ग्राही मिल रहे थे? सोचो, आराम से सोचो। क्या कोशिका पर कोई प्रोटीन थे जो ग्राही की तरह कार्य कर रहे थे? हाँ जी, जल्दी 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 फटाफट मुझे बताइए। क्या सेल मेम्ब्रेन पर कोई प्रोटीन मिल रहे थे? अरे पंप प्रोटीन, अरे ये प्रोटीन, अरे कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन थे। हाँ सर। अब वो जो प्रोटीन जो थे, क्या वो एक ग्राही की तरह कार्य कर सकते हैं? कोई इंसुलिन आया, ग्रहण किया, बदले में उसने क्या कर दिया? निकाल दिया। सोडियम ने पंप ने सोडियम निकाल दिया, पोटेशियम पंप ने पोटेशियम निकाल दिया। सिमिलरली अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था। उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में अगर आपको याद आ रहा हो, आपने जोना पेलुसिडा पढ़ी थी। हाँ सर। उस जोना पेलुसिडा में जैसे ही पहला शुक्राणु संपर्क में आता, मैंने आपको बताया था एक अभिक्रिया होती है जो हमारे कोर्स में नहीं दे रखी है, जिसका नाम होता है कॉर्टिकल
अभिक्रिया होती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वल्कुटीय कण होते हैं जो एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह होती है विटेलाइन स्पेस, उसमें एकत्रित हो जाते हैं और दूसरे स्पर्म को आने से रोकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि ये नहीं पढ़ना है आपने, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि जब पहली बार स्पर्म आया, टच किया, तो वो टच कहीं ना कहीं उसकी सरफेस पर कोई ग्राही होएगा, तभी तो वो टच का फील आ रहा होगा। सिमिलरली याद करिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में हमने अनिषेक फलन पढ़ा था। हमने बोला था जैसे ही एक परागकण ने टच किया तो कुछ बदलाव आए। हाँ, तो वो टच जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोई ग्राही होगा और वो ग्राही उस संवेदना को ग्रहण कर रहा होगा। तो ग्राही कौन है सर? प्रोटीन है। कहां पर मिल रहे हैं? किसी स्ट्रक्चर में, उसकी कोशिका की झिल्ली पर क्या मिलते हैं? ग्राही मिलते हैं। और ये ग्राही क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो संवेदी अंगों पर पाए जाते हैं, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे हार्मोन कोई आया, उसकी संवेदना को ग्रहण किया, सूंघने की, स्वाद की, इन सब की संवेदनाएं जो हैं वो ग्रहण की जा रही हैं। तो ग्रहण करने के लिए जो ग्राही होंगे, जिस संवेदी अंग पर होंगे, वो ग्राही कौन होंगे जनाब? प्रोटीन होंगे। तो ये प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। यहां से सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत आसानी से ये चीज याद हो जाएगी। कुछ भी यहां पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। प्रश्न यहां से आता है, याद रखना, GLUT4 से आता है, भूल मत जाना। ये क्या कर रहा था? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड अभी पढ़ेंगे दोस्त, उससे पहले एक बार, कहां है भैया लिस्ट? इसमें डालिए। कौन सी वाली है? यही वाली है ना? यस, अनीस खान 2024 में क्वेश्चन पूछा था। इस बार कितना? सिर्फ 48 बच्चे। इससे अच्छा तो पिछला वाला टेस्ट था। मेरे को लगा था आज तो बहुत सारे बच्चे होंगे। अरे नाक ही कटवा दी तुमने तो, कसम से कटवा दी भैया नाक। सर आपने बोला था हेलेन वाले कुछ हेल्प करेंगी। मैंने ये बोला था कि वो, मैंने बोला था हेलेन वाले टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट लेने के बाद जो अच्छा स्कोर करेंगे और जब सेलेक्ट होंगे, जब नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होएगा ना फिर बाद में। तुमको पहले चीज चाहिए। हमारे इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, हमको का गिफ्ट मिलेगा। नाम देख लो भैया, 710 प्रदीप कुमार। कोई है इस क्लास में प्रदीप कुमार नाम से बालक है? है कोई प्रदीप कुमार? प्रदीप कुमार 1235219667 है कोई यहां पर? प्रदीप कुमार नाम से बालक है? चलो, हमको दिख नहीं रहा अभी। वेल डन प्रदीप कुमार, जब भी क्लास देखो बहुत बढ़िया, गजब, फोड़ा फाड़ी कर दी तुमने। अभी तक नहीं दिखा है। चलो नेक्स्ट, यश राठौड़। ये तो मैं जानता हूं, ये तो क्लास में आता है। वेल डन यश राठौड़, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, जियो बेटा, बहुत बढ़िया यश राठौड़। सत्यम सिंह, सत्यम सिंह है इस क्लास में? सत्यम सिंह है इस क्लास में कोई? मैं नाम देखा हुआ है सत्यम सिंह के, भी कमेंट देखता हूं। है कोई सत्यम सिंह? है, वेरी गुड सत्यम सिंह, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बेटा। सदाफ बी, ये भी क्लास में आता है, मेरे को दिखता है, इसका भी मैंने कमेंट देखा हुआ है। यश राठौड़, सत्यम सिंह, सदाफ बी, इन सब के कमेंट दिखते हैं मेरे को। मतलब रेगुलर वे में नहीं दिखते, जैसे कई जो है स्पैम करते, वैसे स्पैम नहीं करते हैं ये लोग। वेरी गुड। नवीन, नवीन नाम से कोई बालक? नवीन, बहुत बढ़िया नवीन, 688। डीबी भारती, ये भी आते हैं क्लास में, वेरी गुड डीबी भारती।
नीलम, बहुत बढ़िया नीलम। जैब खान, ये भी क्लास में आता है, जैब खान भी आता है। शिवानी 680, बहुत बढ़िया। तिवारी जी बहुत बढ़िया 677। लवकुश सैनी 677, बहुत बढ़िया। देव 676। सागर देवगन 675, ये भी आता है क्लास में। ये YMII, ये मेरे को क्लास में नहीं दिखी है, हो सकता है ये। शिवम गिरी कह रहा है सर मैं कभी फालतू कमेंट नहीं करता। अच्छा, नहीं करूंगा, अच्छी बात है बेटा। यामी, ये मेरे को दिखती नहीं है कमेंट सेक्शन में, हो सकता है बाद में क्लास लेती होगी। पायल राजपूत, ये दिखती है हमको क्लास में। सिद्धू जी, ये भी दिखते हैं क्लास में। डॉक्टर अमन ड्रॉप कभी कभी दिखता है। मना राजपूत, ये नहीं दिखा मेरे को, शायद में भी हो सकता है, फालतू के कमेंट्स नहीं करते हैं। पूनम मिश्रा वेरी गुड। शिवम राज बहुत बढ़िया। आनंद खुशवा बहुत बढ़िया। दिव्यांशु खुशवा वेल डन। सलोनी प्रधान बहुत बढ़िया। जोहेब वेरी गुड। रीटा साहू बहुत बढ़िया। साक्षी दुबे बहुत बढ़िया। मिस शालिनी बहुत बढ़िया। जमीर हैदर वेरी गुड। लकी राज बहुत बढ़िया। जतिन प्रकाश वेल डन। अनीस खान बहुत बढ़िया। अनीस खान तो अभी भी दिख रहा था कमेंट में, मेरे को देखा था मैंने उसका। राजेश सागर वेल डन। साक्षी प्रजापत बहुत बढ़िया। राधा कृष्णा का भी अभी कमेंट दिखा था, वेल डन राधा कृष्णा। आरव धरीवाल बहुत बढ़िया, वेल डन। नुल भैया, ये जो है अपना नुल यानी आपने अपना यूजर नेम नहीं रखा हुआ, वो आपका स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है 4699068847। पूजा कुमारी वेरी गुड। पवन देवपाल बहुत अच्छे। पवन देवपाल। अजय कुमार। सानिया अंसारी। चौधरी जितेंद्र। आशीष। तर्केश्वर राय। गार्गी खुशवा। शिवानी खुशवा। नेहा माली। अलोन बॉय। मात्र 48 बच्चे हैं। देखो इस लिस्ट में, ये लिस्ट जो जनरेट होती है 600 नंबर से ऊपर वाले बच्चों की लिस्ट जनरेट होती है, और 600 से ऊपर वाले बच्चे मात्र 48 आए हैं इस बार। जो आए हैं वेरी गुड। जो इस रेंज से नीचे हैं, ध्यान से सुन लो, जो इस रेंज से नीचे हैं, यानी 48 में से 650 की रेंज से जो नीचे हैं, अगले टेस्ट तक मुझे ये रेंज जो है, आपकी रेंज जो है, ये 650 से पार चाहिए। देखो सीधी सी बात है। भविष्य में जब डॉक्टर बन जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, दो ही चीजें होती है डॉक्टर बनने के बाद में, या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर काम करोगे, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर काम करोगे, या खुद का हॉस्पिटल खोलोगे। तो वहां पर भी प्रेशर होएगा। प्रेशर तो हर चीज का होएगा। सीनियर्स का प्रेशर होएगा, कॉलेज में जाओगे, पढ़ाई का प्रेशर होएगा, प्रेशर तो हर जगह मिलेगा। कोई ना कोई बड़ा जरूर होएगा जो आपसे बोलेगा कि मुझे ये काम करके देना है तो देना है। सीधी सी बात है, ये लाइफ की हर पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, अब तक जैसे अभी भी मैं हूं, है ना, और मेरे ऊपर जो भी लोग हैं वो मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए, तो चाहिए तो चाहिए। बस उन्होंने बोला कि चाहिए तो चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि भैया ये जो रेंज वाले जो बच्चे जो थे 650 से, यहां से स्टार्ट, यहां से 658 सलोनी प्रधान से स्टार्ट है, यहां से नीचे वाले रेंज के जो बच्चे हैं 600 तक की रेंज के जितने भी बच्चे यहां पर आए हैं, हमको चाहिए ही चाहिए। हमको चाहिए क्या चाहिए? तुम्हारे मार्क्स चाहिए कितने? 650 से ऊपर चाहिए। समझ में आया? साक्षी, राधा कृष्ण, आरव, पूजा, पवन, अजय, सानिया, तर्केश्वर, गार्गी, आशीष, शिवानी, नेहा, अलोन, जितने भी बच्चे हैं जो इस लिस्ट में हैं, चाहिए तो बस चाहिए। अब तुम्हें जैसे भी तुम्हें लाने हैं वो तुम सोचो। मतलब ऑब्वियस ही बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, आपके सोचो ये 602 जिसके मार्क्स आए हैं 602, और यहां पर प्रदीप अभी मेरे को दिख नहीं रहा, यश राठौड़ क्लास में दिख रहा है, उसके 701 मार्क्स हैं। 100 नंबर का सीधा सीधा डिफरेंस है ना यार, 100 नंबर का डिफरेंस है। 100 नंबर, एक नंबर पर रैंक कहां से कहां चली जाती है तुमको नहीं पता है।
पता है ना, बस सर नीट टॉपर को गिफ्ट मिलता है, बस ये चीज। एक तो ससुरा ये सोशल मीडिया ने इतना बिगाड़ रखा है ना, तुम शॉर्ट्स देख लेते हो, है ना, वो आजकल दिखते हैं तुमको यूट्यूब पर कि लो आईफोन के साथ में ये गिफ्ट दिया है, ये कम्युनिकेशन और वो कम्युनिकेशन, ये मुफ्त गिफ्ट, ये उछालते हुए गिफ्ट। सर हमको यहां पर कोई गिफ्ट मिलेगा क्या? अगर तूने ये क्रैक कर दिया, तेरे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट होएगा भोंदूलाल, गिफ्ट मिलेगा। समझ में आ गया मेरे भाई? ये 48 बच्चों में से लगभग 24 बच्चे जो है, जो इस रेंज में आ रहे हैं, अगले टेस्ट में सिद्धू जी ये 650 से पार चाहिए। और जिनके इस रेंज से नीचे आए हैं, जिनका नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं, ये खाली जगह बची है दोस्त, आप ही के लिए बची है। ये 48 के बाद अलोन बॉय के बाद में खाली जगह बची हुई है, और ये खाली जगह यूं की यूं छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये 48 बच्चे तो अगली बार भी लेकर आएंगे मार्क्स। ये 48 के 48 बच्चे 600 से ज्यादा मार्क्स तो लेकर आएंगे, और जिसमें ये जो लास्ट वाले हैं इनकी पूरी तरह कोशिश रहेगी 650 मार्क्स लाने की। अब आप सोचो, जो 600 से कम मार्क्स लेकर आ रहे हो, कैसे लाओगे? आज आराम से बैठ के सोचना कि कैसे आप 600 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। सोचना आराम से, डिपेंडेंट मत रहो, अपनी तरफ से भी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि क्या करें कि मार्क्स आए। सोचो, अपनी तरफ से सोचो, ये क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके मार्क्स आ रहे, क्या कर रहे हैं? ये फालतू के कमेंट नहीं करते हैं, अननेसेसरी कमेंट नहीं करते हैं, चुपचाप पढ़ाई करते हैं। और इनमें से जो ड्रॉपर है वो पिछले साल कमेंट किए थे और बाद में समझ गए कि नहीं करना है, टाइम वेस्ट होएगा। आप अगर इस साल वही काम करेंगे तो अगले साल फिर आप या तो यहां या वहां कहीं ना कहीं मिलेंगे और आप सीरियस हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि अगले साल का वेट ना करके इसी साल सीरियस होने की, ठीक है? क्योंकि आपसे मैं कहता हूं अगली बार लेकर आओगे, आप सारे के सारे बोलते हो हाँ सर हम लेकर आएंगे। आते कितने? 48, 50 यही दिखते हैं, ठीक है? डन, क्लियर है? और ये मत सोचना कि इस टेस्ट में नहीं आए हैं तो आगे नहीं आएंगे। पिछली बार आरंभ बैच में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके स्टार्टिंग के टेस्ट में लगभग स्टार्टिंग के 5-6 टेस्ट में मार्क्स 400, 450, 500 की रेंज में आए थे। सच्ची सच्ची बता रहा हूं, लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास, मतलब परफेक्ट एग्जांपल्स है मेरे पास में। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जिन बच्चों के स्टार्टिंग के टेस्ट में 450, 500 इस रेंज में मार्क्स आ रहे थे, लेकिन बाद में जैसे 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 और बच्चे ढीले होते गए, वो पढ़ाई में बढ़िया होते गए, सीरियस होते गए और उनके मार्क्स बढ़ने लग गए। और लास्ट में एक ऐसा टाइम आया, नीट क्रैक कर दिया उसने। तो इस चीज को समझो, जरूरी नहीं है कि हर बार हर टेस्ट में आप सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनकर हर टेस्ट में आप धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे। हो सकता है किसी टेस्ट में आपका कोई टॉपिक नहीं हो, कमांड नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका नीट क्रैक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बस इतना ट्राई करो कि जिस टॉपिक में कमी है, जिस चैप्टर में कमी है, जहां पर आपकी कमी है उसको सुधारो, ठीक है? और ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर आना। जिनके मार्क्स आ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि भाई ये भी खा जाता है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान में रखना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। जिस वे में पढ़ रहे हो तुम, जिनके यहां पर नाम आ रहे हैं, उसी वे में पढ़ते रहना। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जितने भी बच्चे जिनके नाम यहां पर दिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो है नीट 2025 का एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे, और वो लकी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा लकी होने वाले हो। सच्ची कह रहा हूं मैं, 2025 का एग्जाम बहुत सारे बच्चों के लिए लकी होने वाला है, लकी होने वाला है। क्योंकि जो 2024 वाला जो एग्जाम गया था वो मैक्सिमम बच्चों के लिए अनलकी साबित हुआ था। अब जो 2025 वाला देने वाले हैं, देखना बहुत लकी होने वाला है वो एग्जाम कई बच्चों के लिए।
कई बार इंट्यूशन आती है ना, अंदर से आती है ना, तो ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि बहुत सारे बच्चे अच्छा करेंगे इस बार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट बेटा। और ये कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन की संरचना, अब इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, कल हम एंजाइम पढ़ेंगे और कल एंजाइम समाप्त कर देंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर में एंजाइमेटिक पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो कल हम खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कल में सारा का सारा एंजाइम खत्म कर दे। 2 से 3 बजे क्लास होगी जिसमें हम पेपर का डिस्कशन करेंगे, याद रखना 2 से 3 वाली क्लास में पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी शिवानी, मैंने आपको बता दिया था ये क्वेश्चन। शिवानी आप क्लास नहीं लेती हो। मैंने बोला था एरेकिडोनिक अम्ल में 20 कार्बन होती हैं, बस ये याद रखना। कितने द्विबंध होते हैं? 4 द्विबंध होते हैं, बोला था क्लास में। बाद में बोला था, होमवर्क देने के बाद ये क्वेश्चन कईयों ने भेजा था, तो मैंने बोला था डायरेक्टली याद रखना 4 डबल बॉन्ड होते हैं किसमें? फैटी एसिड में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा एरेकिडोनिक अम्ल में कितने कार्बन होती हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को इंक्लूड करके 20। अगर क्वेश्चन इस तरीके से है, बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटाकर एरेकिडोनिक अम्ल में कितनी कार्बन होती है, तो याद रखना 19। पामेटिक एसिड में कितनी थी कार्बोक्सिलिक अम्ल इंक्लूड करके? 16। क्वेश्चन तुमसे घुमाकर पूछ लिया, बताओ कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटाकर पामेटिक अम्ल में कितनी कार्बन है? 15। तो दिमाग चलाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हाँ जी बताइए भैया, किसी का कोई सवाल, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गलन बिंदु के आधार पर वसा होती है। सर गलन बिंदु के आधार पर वसा होती है? भोंदू क्या क्वेश्चन बनाया तूने किंग अविनाश? गलन बिंदु के आधार पर वसा 2 प्रकार की होती है, एक ठोस होती है, एक वसा होती है और एक तेल होती है। वसा तूने लिखा नहीं हुआ है, तेल लिखा हुआ है, तो तेल आंसर आ जाएगा। और वैसे तरल और ठोस भी होती है, यहां पर क्वेश्चन ही नहीं है, गलत क्वेश्चन बना रखे, ऑप्शन ही गलत डाल रखे तूने। पर्सनल हेल्प चाहिए भैया, यहीं पर ही है जो सब कुछ हो सकता है। देखो दोस्त 515 जिसके मार्क्स आ रहे, हिमांशी देखो 500 से 600 की रेंज में आपको पता है बेटा कुछ नहीं मिलने वाला, हकीकत पहचानो, समझो। 500 से 600 की रेंज में अगर आप नीट के एग्जाम में लेकर आएंगे, आपको भी पता है, सबको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है। पता है ना आपको, सभी को पता है ना? पता है ना? प्लीज और करो, मेहनत करो, ऐसे टेस्ट और आएंगे। ठोकर लगती है तो ही तो आदमी आगे बढ़ता है। आपको ठोकर लगेगी कि मेरा नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। अगर ठोकर लग रही है, बुरा लग रहा है, पछतावा हो रहा है, तो डेफिनेटली अगली बार आप भी लिस्ट में अपना नाम देखोगे। जिस दिन ऐसी काबिलियत आ जाए आपके अंदर कि हां दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है इंटरनल, कि मेरा नाम क्यों नहीं आया इस लिस्ट में, जिस दिन ऐसी फीलिंग आने लग जाए ना, अपने आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई करना आप स्टार्ट कर देते हो। अच्छी बात है आयुषी दुबे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 600 भी आ रहे, ट्राई करो, कुल मिलाकर ट्राई करो, ट्राई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सर लीडिग सेल्स के बारे में पूछा है, लीडिग कोशिका के विषय में गलत कथन कौन सा है? सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है, तो पहला आंसर हो गया ना। सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है, लीडिग सेल पुंजन हार्मोन निकालती है, हाँ ठीक है। लीडिग सेल जो है पुंजन, लीडिग कोशिका को अंतराली कोशिका भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये छोटी रक्त नलिकाओं के साथ साथ अंतराली अवकाश में पाई जाती है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है मोहम्मद अजीम। पहला जो है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि लीडिग कोशिका के बारे में बताया ही नहीं है पहले ऑप्शन में, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
लिपिड जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, हाँ ठीक तो है। सभी लिपिड ट्राइग्लिसराइड होते क्या दीपक गुप्ता? मोनोग्लिसराइड नहीं होते, डाइग्लिसराइड नहीं होते। ये बोल रहा है सभी लिपिड ट्राइग्लिसराइड होते हैं। नहीं, मोनोग्लिसराइड भी होते, डाइग्लिसराइड भी होते। वसा अम्ल से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ वसा अम्ल से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ ग्लिसरॉल नहीं होते, सिर्फ ग्लिसरॉल नहीं होते लिपिड। हमने पढ़े थे 3 प्रकार के, तो पहला दूसरा तो होएगा नहीं, तो उपरोक्त सभी तो होएगा नहीं। तो आंसर क्या आएगा? जल में अघुलनशील होते हैं। सर बायो में 355 आया बट फिजिक्स में कम पड़ गए हैं। हाँ तो बेटा बढ़ाइए, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा डालिए फिर प्रेशर अपना। राकेश प्रजापति, सर मेरे 596 हैं, क्या करें? कोई बात नहीं राकेश प्रजापति, कोई खराब नहीं है, कुछ मार्क्स कम रह गए, बस उस लिस्ट में आप नहीं थे दोस्त, ठीक है। हो रहा है ना, पेन हो रहा है ना कि क्यों नहीं आया मैं उस लिस्ट में, तो अगली बार आओगे, बस उस पेन को झेलो। जो पेन, उस पेन का फीलिंग करने लग जाएगा ना, जिसको पता लग जाएगा अरे यार क्यों नहीं आ रहा है मेरा नाम। मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है कि तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, अगर वास्तव में दर्द हो रहा है, अंदर इंटरनली तुमको लग रहा है, दुखी हो रहे हो, इट मीन सही ट्रैक पर हो। अगर तुमको दर्द नहीं हो रहा और तुम फालतू के कमेंट कर रहे हो कि सर लिखवा लो, अगली बार डीएन से टॉपर मैं बनूंगा, और नाम तुम्हारा आ नहीं रहा एक बार भी, तो इलॉजिकल बातें हो जाएगी। जिसको, जो वास्तव में दुखी हो रहा है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है। अगर तुम दुखी हो कि तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है, तुम इस रेंज के आसपास ही हो, फिर भी तुम रह गए 10-12 नंबर से उस लिस्ट में आने से, सही ट्रैक पर हो और अच्छे से मेहनत करो। रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही हैं अभी, तो आज ही तो मैंने देखी है रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की स्लाइड नहीं आई है अभी तक। ये यार आज क्लास होएगी ना तो सर को स्पैम कर देना, ठीक है। आज क्लास होएगी ना तो वहां पर स्पैम कर देना। तुमको बहुत मजा आता है ना तो वहां पर स्पैम कर देना। चलो जी सर मैं 10 दिन से कमेंट कर रही हूं कि रैंक कैसे पता करें। रैंक का तो मेरे को भी नहीं पता कैसे आती है, उसी में शायद लिखा आता है, मार्क्स आ जाते हैं वहां पर। बता दिया विवेक शर्मा मैंने, नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। देखो ये वाला जो टेस्ट था मैंने आपको बता दिया था, मेरे पास नहीं आया था, पेपर नहीं आया था, मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। इस टेस्ट का मेरे पास कोई पेपर नहीं आया था। ये पेपर जो था ये प्योरली आप चेकआउट कर सकते हैं, एलन के जो ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं उन्हीं में से ही ये बनाया गया है, उन्हीं का ही है ये मतलब टेस्ट। अब आप देख सकते हैं यार ऐसे ही लेवल का आपका पेपर आने वाला है नीट का, ऐसा ही लेवल होएगा नीट के पेपर का। बस अगर आप इन पेपर में अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, और एक और चीज मैं एक और बता दूं जाते जाते आगे आने वाले सारे के सारे टेस्ट जो होंगे वो भी वहीं से ही आएंगे भैया, ठीक है। आगे आने वाले सारे के सारे टेस्ट वहीं से ही आएंगे, अब मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब अपन सिर्फ पढ़ाएंगे, पेपर वहीं से ही आएंगे। अब तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, हाँ मैं ये बता दूंगा कि जो सिलेबस होएगा वो मैं बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा, ठीक है बस, ठीक है। तो अब इसके बाद जितने भी टेस्ट होंगे आप अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली नीट में सिलेक्शन लेंगे। चलो भैया टेंशन नहीं लेनी है बेटा, टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बात पे, टेंशन हो जाती है तुमको। नंबर ही तो नहीं आया ना, अगली बार मेहनत कर ले आ, रोका है किसी ने? टेंशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तुम्हारी एज में मेरे को टेंशन के नाम की कोई चीज नहीं पता थी, टेंशन क्या होती है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, नहीं आता तो पढ़ाई करेंगे, खत्म खल्लास। टेंशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है। कम मार्क्स आए, पढ़ाई कर और अच्छा मार्क्स लेकर आ, अगली बार और परफेक्ट लेकर आ मार्क्स, खत्म। चलो बाय बाय, टेक केयर।